अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्षा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ जिल बाय अहमद राव का सेकंड एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब दोम, घायल आहो। वो बेड पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। सफेद शर्ट खून में लथपथ सुर्ख पड़ चुकी थी। उसके होठों से रिश्ता खून सिगरेट पर छू जाने का निशान छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। आंखें अंगारे की मानद भड़क रही थी, यूं कि अभी उनसे आग बरसेगी। खून में नहाया हुआ वो शख्स सिगरेट का धुआं कमरे में उड़ा रहा था। उसके पैरों में पड़ी एक लाश, जिसके होठ ऐसे लगते थे कि किसी ने काट खाए हों और आंखें जैसे किसी ने नोच कर बाहर निकाली हों। उसके जिस्म की दीगर हड्डियां टूटी हुई थी। जिस्म पर कपड़े भराए नाम बचे थे। जो तूफान वो लड़की उसके अंदर बर्पा करके गई थी, उसकी लपेट में आकर एलिस बड़ी बेदर्दी के साथ मारी गई थी। लेकिन तूफान अभी टला नहीं था। वो मजीद तेजी के साथ उसके अंदर दौड़ रहा था। उसने पास पड़ी हुई शराब की बोतल उठाकर अपने सर पर उंडेली। अब वो खून के बाद शराब से नहा चुका था, मगर उसे कहीं भी सुकून न मिला। सुकून तो अब उसे सिर्फ उस लड़की की मौत दे सकती थी। एलिश ने जब दरवाजा खोला तो सामने वो बेड पर बंधे हाथों के साथ बैठा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड जीना के पीछे भाग चुका था। एलिश ने जल्दी जल्दी डीमन के दोनों हाथ बारी बारी खोले। वो नहीं जानती थी कि वो कितने बड़े हैवान को आजाद कर रही है। वो अपनी मौत को खुद दावत दे रही है। डीमन के सर पर खून सवार था। एक लड़की उसे बेवकूफ बनाकर चली गई थी और वो बेबसी के साथ सब देखते ही रह गया था। उस वक्त वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। उसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता। डीमन डार्लिंग, गुस्सा मत हो, वो लड़की पकड़ी जाएगी। एलिस ने नरमी के साथ डीमन के गाल थामे। डीमन ने खुद पर काबू रखते हुए आंखें बंद की। नहीं, इधर नहीं। खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगी। उसने एलिश को आखिरी धमकी दी। डीमन, क्या हुआ है तुम्हें? डीमन का जिस्म बेतहाशा तप रहा था। एलिस को लगा कि अगर उसने डीमन के गाल मजीद देर तक छुए तो उसके हाथ जल जाएंगे। उसकी अंगारा होती निगाहों में मजीद देखा तो वो यहीं भस्म हो जाएगी। देखो, गुस्सा नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ इस रात को हसीन बनाएं। उसने डीमन को ठंडा करने की नाकाम कोशिश की। डीमन चुप बैठा रहा। वो इस जगह कोई खून खराबा नहीं करना चाहता था। ये उसकी जगह, उसका इलाका नहीं था, वरना अब तक एलिश की जबान उसके हाथ में होती। अच्छा, तुम्हारा मूड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड बना सकती हूँ। वो चेहरे पर मस्ती सजाए डीमन के कदमों में जा बैठी थी। उसके हाथ डीमन के पांव से होते हुए टांगों के जाने बढ़ रहे थे। वो अपने लम्ब से डीमन को अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वही हुआ जो होना था। वो खुद पर से काबू खोता गया। कौन सी जगह, कौन है सामने, वो पल भर में भूल गया था। दिमाग पर दरिंदगी और हवसतारी हो चुकी थी। उसने एलिश के बाल जोर से पकड़कर उसे अपने कदमों से उठाया। साइड टेबल पर पड़ी एक सुर्ख गेंद उसने एलिश के मुंह में डाल दी। गेंद के गिर्द लगी चेन सर की गिर्द बांधी। उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो मुस्कुराई, ये जाने बिना कि अगले कुछ लम्हे उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में से होंगे। चंद मिनटों में ही एलिश को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वो उसका बेदर्दी से कत्ल कर चुका था। सिक्योरिटी गार्ड खाली हाथ वापस कमरे में लौटा। सामने एलिश की लाश देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बेड पर बैठा डीमन शराब की सारी बोतलें अपने ऊपर उंडेल चुका था। डीमन ने एक नजर सिक्योरिटी गार्ड को देखा। वो गहरे शौक में खड़ा था। फिर उसके कदम सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ बढ़े। गार्ड की सांसें थम गई थी। क्या वो उसका अगला शिकार होगा? वो उसके करीब आ रुका। यहाँ की सफाई अच्छे से कर देना। और ये लड़की कब यहाँ आई और फिर कहाँ गई? ये बात जब तक राज रहेगी तब तक तुम जिंदा रहोगे। साफ सफाई करने में मेरे बंदे तुम्हारी मदद कर देंगे। उसने मुड़कर देखा तो चार आदमी उसके पीछे खड़े थे। वो अपनी जगह से हिल भी ना सका। और हाँ, जितने पैसे चाहिए हो इन्हें बता देना, कल तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वो उसके कान के करीब बोलते हुए बाहर निकला। गार्ड ने बहुत सारा थूक निकला। कमरा अंधेरी रात में डूबा हुआ था, मगर दीवारों पर फैली सुर्खी यूं मालूम पड़ता था जैसे दीवार से खून रस रहा हो। वो गोल मेज के करीब अपनी कुर्सी जमाई बैठी थी। उसके पीछे दीवार पर लटका नोटिस बोर्ड एक ही शख्स की तस्वीरों से भरा हुआ था, जिनमें से चंद एक पर सुर्ख गोल दायरे बने हुए थे। उसने बहुत देर अपना दिमाग लड़ाने के बाद हाथ में थामी घड़ी में दूसरी बार पासवर्ड डाला। इनकरेक्ट पासवर्ड। स्क्रीन पर जगमगाने वाले पैगाम को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। उसका दिल चाहा कि वो इस घड़ी को जमीन पर जोर से दे मारे, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए वो रुक गई। फिलहाल घड़ी उसके किसी काम नहीं आ रही थी और उसे जल्द से जल्द कुछ करना था। कोई सबूत, कोई सुराग डीमन के खिलाफ ढूंढना था, इससे पहले कि डीमन उसे मरवाने की कोशिश करे। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, फिर पीछे पलटी। नोटिस बोर्ड पर एक नजर घुमाई।
ये घड़ी काम न आ सकी तो कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता जरूर निकाल लूंगी, क्योंकि ज़ैना अलेस्टियर को रास्ते बनाने आते हैं। वो हाथ बांधे गहरी सोच में डूबी हुई थी। और अगर मैं अपना बदला ना ले पाई तो वादा करती हूँ, तुम्हारे मारने से पहले मैं खुद को खुद ही मार दूंगी। वो बिना पलक झपके सर्द आंखों के साथ तस्वीरों को घूर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। आंखों में सुर्खी उतरी, सांस साकिन हो गई। वो इरादा कर चुकी थी और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। चेंज ऑफ प्लान। वो दूसरा रास्ता पहले ही ढूंढ चुकी थी। सामने लगी टीमन की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर गुस्से की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ी। जुनून में पागल होते हुए उसने मेज पर पड़ा हुआ चाकू उठाया। तस्वीर के मजीद करीब आते हुए उसने अपना पहला वार किया और फिर अनगिनत हमले तस्वीर पर किए गए थे, इतने कि तस्वीर फटकर खुद ब खुद ही नीचे जा गिरी। स्याही में डूबे हुए आसमान ने सूरज को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अर्श पर गहरे सुरमई बादल और जमीन पर धुंध का राज था। धुंध में लपड़ा कब्रिस्तान दहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। इर्द गिर्द उड़ते दरख्त के शाखों और कब्रों की तख्तियों पर बैठे रेवन हर आते जाते को घूर रहे थे। वो हाथ में सफेद गुलाबों का गुलदस्ता लिए कब्रिस्तान के अंदर कदम बढ़ा रहा था। तेज भूरे रंग के कोट के नीचे हम रंग स्वेटर पहना हुआ था। वो एक एक कदम बहुत आहिस्ता रख रहा था। उसके सामने से गुजरते लोगों के चेहरे पर अजीब सा खौफतारी था, यूं जैसे कब्रों में लेटे हुए मुर्दे अभी जिंदा हो जाएंगे और उन्हें मार डालेंगे। इर्द गिर्द एक एक कब्र पर नजर दौड़ाते हुए वो किसी सोच में गुम हुआ। कब्रिस्तान से कौन डरता है? कब्र में लेटे मुर्दे से हमें क्या ही खतरा हो सकता है? वो तो अपने कब्र में लेटे आराम फरमा रहे हैं। भला वो किसी इंसान को क्या ही कहते हैं? सच कहूं तो कभी कभी मुझे मुर्दों पर रश्क आता है। सदियों से एक ही जगह पर आराम फरमा रहे हैं और कोई उन्हें तंग भी नहीं करता। वो अपनी कब्र में महफूज हैं और यहाँ जीता जागता इंसान कहीं भी महफूज नहीं है। वो एक कब्र के सामने आकर रुक गया था। कब्र पर लगी हुई तख्ती पर एडम एडिसन नाम दर्ज था। कभी कभी दिल करता है कि मैं भी एक कब्र खोद लूं और उसमें खुद को दफन कर लूं। रूह तो पहले ही मर गई है। ये चलती सांसें भी दम घुटने की वजह से बंद हो जाएंगी। फिर मैं सदियों यहाँ लेटकर आराम करूंगा, पुरसकून और बिना किसी खौफ की जिंदगी गुजारूंगा। मगर जिंदगी, वो तो खत्म हो जाएगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन क्या मुर्दा लोग दोबारा कभी जिंदा नहीं होते? तो मरना कैसा होता है? क्या मरने के बाद कुछ महसूस नहीं होता? लेकिन क्या क्या कुछ महसूस ना कर पाना एक नेमत नहीं? वो दर्द, वो तकलीफ, वो असियत, वो दाग जो मेरी रूह पर लगे हैं, मुझे महसूस ही ना हो, क्या ये एक नेमत नहीं है? हाँ, ये एक नेमत है। काश मैं मर जाऊं, काश मैं मर जाऊं। वो अब दीदा आंखों के साथ अपने बाप की कब्र पर फूल रख रहा था। यजीन एडम यहाँ खड़ा कब्रों में लेटे हुए मुर्दों को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। बहुत जल्द वो उनसे जा मिलेगा, ये उसका गुमान था। चंद लम्हों बाद वो दबे दबे कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर निकलता दिखाई दिया। कब्रिस्तान का स्याह सलाखदार गेट खुला पड़ा था, जिसके ऊपर रेवन मूर ग्रेवयार्ड नाम की तख्ती लटक रही थी। गर्दन झुकाया वो अपनी किसी सोच में ऐसा मगन था कि असलान कब उसके करीब आया उसे भनक तक न पड़ी। असलान ने अपना गला खुंकारा। अगर वो उसे हाथ लगाता तो यजीन को 1000 वोट का झटका लगता, इतना तो वो जान ही चुका था। कैसे हो क्यूटी? पुरजोश अंदाज में मुखातिब हुआ। खुशगवार चहकता हुआ चेहरा। ये इधर कैसे? वो असलान को कब्रिस्तान के बाहर देखकर हैरान हुआ। मैं ये पास वाले पार्क में जॉगिंग करने आया था। तुम बताओ कब्रिस्तान क्यों आए थे तुम? बाबा की कब्र पर आया था, उन्हें सफेद गुलाब बेहद पसंद थे, बस वही देने आया था। ओह, आई एम सॉरी। उसे अपने सवाल पर जरा शर्मिंदगी हुई। यजीन बिना कोई जवाब दिया खामोशी के साथ आगे चल दिया। वो भी यजीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोनों में गहरी खामोशी छा गई। मगर अजलान, वो खामोश रह सकता था? अंकल का इंतकाल कब हुआ? उसने अचानक सवाल किया तो यजीन ने उसे गर्दन मोड़कर उसे देखा था। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया। वो एक बार फिर मजीद शर्मिंदा हुआ। 5 5 साल का था मैं। बोलते बोलते उसकी आंखों में कुछ झलका था, कुछ टूटी हुई उम्मीदें और कुछ बिखरे ख्वाब। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तुम किस तकलीफ से गुजरे होंगे मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो वक्त तुम्हारे और आंटी के लिए कितना मुश्किल होगा। वो अफसोस भरे अंदाज में अपनी बात करने में मगन था जब यजीन ने उसे टोका। बाबा की पहली बरसी से पहले ही मामा मुझे अपने दूसरे शोहर के पास छोड़कर तीसरे के पास जा चुकी थी। वो तल्खी से मुस्कुराया, फिर नम आंखों के साथ आगे चल दिया और अजलान में उसका पीछा करने की हिम्मत न हुई। सुर्ख आसमान, शदीद सुर्ख, यूं जैसे आसमान से आज पानी की जगह खून की नदियां बरसेंगी। तेज आंधी जमीन पर पड़ी हर शे को अपनी लपेट में ले रही थी। दरख्तों के अनगिनत पत्ते झड़ चुके थे। अनकरीब दरख्त भी अपनी जगह से उखड़ने वाले थे। सितारे चांदी के दानों की तरह चमकने के बजाय किसी कोयले की मानिंद सिया पड़ते थे। चांद रोशनी नहीं अंधेरा फैला रहा था। आसमान सुर्ख था तो मतलब कयामत आ चुकी थी।
वो वक्त आ चुका था जब हर चीज का हिसाब किताब होगा। लेकिन इस सब मंजर में वो निडर बाहिम्मत खड़ी नजर आ रही थी। कोई आंधी, कोई तूफान उसे यहाँ से हिलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। उसने सुर्ख पैरों तक आता हुआ चोगा ओढ़ रखा था, जिसका हुड माथे पर नीचे तक आता था। आंखों में तेज बदले की चमक, बेहिसी और क्या कुछ ना था। उसने अपनी दाईं जानिब मुड़कर देखा। उसके साथ एक वजूद खड़ा था, सिया चोगे वाला शख्स, जिसके सीने तक उसका सर पहुंचता था। चेहरा स्याही में ढका हुआ था। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। पल भर को वो मुस्कुराई। दोनों हमरा खड़े बेहद हसीन नजर आ रहे थे। वो साथ थे तो लग रहा था दुनिया की कोई ताकत उन दोनों को हरा नहीं सकती। जेना ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ थामा। उसने दूसरे हाथ में थामी हुई कुल्हाड़ी हवा में लहराई। रेवन का एक झुंड उनके सर पर मंडलाने लगा। सिया चोगे वाले शख्स की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। जेना ने उसकी सिमत देखा और उस शख्स ने उसकी सुरमई आंखों में। अगले ही लम्हे उसने जेना को पीछे की तरफ धक्का दिया। आंखों में बेयकीनी लिए वो किसी ना खत्म होने वाली खाई में गिरती गई। हर तरफ एकदम अंधेरा छा गया था और उसका वजूद अंधेरों में कहीं गुम हो गया। जेना ने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें खोली थी। सांस अब तक फूली हुई थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ अंधेरा। उसका दिल घबराने लगा, कहीं वो अंधेरे में गुम ना हो जाए। बिना कोई पल जाया किया उसने साइड मेज पर रखे हुए लैंप को जला दिया था। कमरे में मध्यम मध्यम रोशनी फैल गई। वो बस एक ख्वाब था, लेकिन उस ख्वाब में वो मेरे साथ क्यों था? वो एक भयानक ख्वाब से जागी थी। अब उसकी पूरी रात उस ख्वाब को सोचने में गुजरती। वो विलमोर्ट के अंदर दाखिल होते साथ ही डेमन के कमरे की तरफ चल दिया। अंदर कदम रखते ही उसने सामने कुर्सी पर डेमन को बैठे पाया। चेहरे पर सख्ती आज कुछ ज्यादा थी। आंखें गुस्से के मारे शदीद सुर्ख पड़ी थी। वो हाथों को बार बार सामने पड़े हुए मेज पर मार रहा था। फिर अचानक से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में बने जख्म को खुजलाता ज़ियान चुपचाप जाकर चिमनी के पास जा बैठा। एक दिन एक दिन के अंदर अंदर मुझे ये लड़की इस किले के अंदर चाहिए, उसने मेज पर पड़ी तस्वीर को देखते हुए कहा। ज़ियान, जो उससे कुछ फासले पर बैठा चिमनी में सुलगती हुई आग में अपने हाथ सेक रहा था, खामोशी रहा। वो मुझे हराएगी, वो एक लड़की। वो अभी जानती नहीं है मुझे। मैं उसको वो हश्र करूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। वो गुस्से में फंकारा। ज़ियान उसकी ये बात सुनकर तंग आ चुका था। वो हर शिकार को मारने से पहले ऐसे ही अल्फाज दोहराता था। तुम्हारे पास एक दिन है। एक दिन के अंदर अंदर उस लड़की को। एक महीना। एक महीने तक काम हो जाएगा। चिमनी में जलती आग का अक्स उसके सियाह आंखों में झलका। एक महीना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? और तुम होते कौन हो जो मुझे वक्त बताओगे? मुझे एक दिन के अंदर अंदर यहाँ चाहिए तो चाहिए। अपनी पूरी कुवत लगाकर चिल्लाया था। जैन ने शाने उचकाते हुए उसकी जानिब देखा। आवाज आहिस्ता रखो। मेरे कान का पर्दा फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उकताते हुए कदर नागवारी के साथ अपने कानों में उंगली फेरी थी। ना तो मुझे तुम्हारी धमकियों से खौफ आता है और न ही तुम्हारे इस लहजे से। फिर अपनी जगह से उठकर डीमन की तरफ कदम बढ़ाए। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। गलत। मेरा कोई बॉस नहीं। मैं अपना बॉस खुद हूँ। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और न ही मैं किसी को इस चीज की इजाजत देता हूँ। तुम्हारे जैसे 10 और लोगों के साथ काम करता हूँ, उनके दिए गए टारगेट को मारता हूँ, मगर उनमें से कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं करता, ना ही तुम। वो सर्द सपाट निगाहों के साथ उसे घूर रहा था। डीमन ने दांत भींचकर खामोश रहने का इरादा किया। काम हो जाएगा, लेकिन मैं रकम दुगनी लूंगा। दुगनी क्यों? मेरे कुछ उसूल हैं। मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता और मेरे लिए मेरे उसूल बहुत कीमती हैं। एक मामूली सी रकम के लिए मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? डीमन लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर अस्सराब से अपना रुख बदला। तुम्हें तुम्हारी मर्जी की कीमत मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये लड़की कल तक इधर चाहिए। अपनी शर्त बताते हुए उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। एक महीना लगेगा। मुझे मजीद 60 टारगेट मिल चुके हैं। उनके बाद इस लड़की की बारी आएगी। उसने लापरवाही से तस्वीर की तरफ देखा जो कि उल्टी पड़ी थी। तो ठीक है, फिर मैं किसी और से कह दूंगा, तुम जा सकते हो। वो इंतजार नहीं कर सकता था। वो लड़की उसकी मौत थी। इससे पहले कि वो उसके खिलाफ कुछ करे, डीमन को उसका खेल खत्म करना था। जियान बेतासुर अंदाज में वापस पलटने लगा। अचानक हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। खिड़की पर टंगे हुए पर्दे हवा के झोंके से फड़फड़ाए। मेज पर रखी तस्वीर हवा में लहराई और एकाएक जियान के चेहरे से टकराकर एक लम्हे के लिए रुकी। जियान ने तस्वीर को थामा, अपने मुंह से पीछे करते हुए उसने एक नजर तस्वीर को देखा। आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। वो उससे अभी कुछ दिन पहले ही तो टकराया था, तो क्या वो उस रात डीमन से दूर भाग रही थी? ये टारगेट मुझे चाहिए, वो बिना कुछ सोचे बोला। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की का खेल जल्द अज जल्द खत्म करना है। मैं परसों को कुछ दिन के लिए क्लास को जा रहा हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे ये लड़की इधर चाहिए। एक लड़की से तुम्हें इतना डर लग रहा है? हैरत है। डरता नहीं हूँ उससे,
मगर उसके पास मेरी घड़ी है, वो घड़ी जिसमें मेरे सब राज दफन हैं, मेरे सारे गैरकानूनी काम, वो सब केसेस जो मेरे खिलाफ उठे थे और मैंने उन्हें दबा दिया था, उन सब की फाइल्स और मेरे उस बैंक की सारी स्टेटमेंट्स जो पूरी दुनिया से पोशीदा हैं, उस घड़ी में मौजूद हैं। वो लड़की बड़ी चालाकी के साथ मेरे साथ खेल गई है। अगर उसने वो सब लीक कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो एक लड़की के हाथों अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होता नहीं देख सकता था। ज़ियान निचला होंठ दांतों के नीचे दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उस लड़की में दम तो था। वो किसी हद तक उससे मुतासिर हुआ। अगर उसने ये सब लीक करना होता तो अब तक कर चुकी होती। फिर मुस्कुराहट दबाए वो बोल पड़ा। वो वाकई कर चुकी होती अगर उसे घड़ी का पासवर्ड पता होता। घड़ी उसे सिर्फ 3 मौके फराहम करेगी। अगर उसने 3 बार में से एक बार भी सही पासवर्ड ना डाला तो घड़ी खुद को हमेशा के लिए लॉक कर लेगी और अंदर मौजूद सारा डेटा खुद ब खुद ही उड़ जाएगा। वो अभी भी तकरीबन बचा हुआ था। फिर मसला क्या है, इतनी जल्दी क्यों है उसे मारने की? किसने कहा मुझे उसे मारने की जल्दी है? उस दिन मैंने उसके हुस्न का दीदार इतने करीब से किया लेकिन उसको छू नहीं पाया, अपना नहीं बना पाया। वो आंखें बंद किए ज़ैना को अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। ज़ियान के चेहरे पर सख्ती छा गई। मुझे वो लड़की चाहिए क्योंकि उसका ख्याल मुझे दीवाना कर रहा है। वो मेरे हवासों पर छा चुकी है। जब तक उसके साथ मिलकर कुछ लम्हा रंगीन नहीं कर लेता, रातें नहीं गुजार लेता, मुझे सुकून नहीं आएगा। वो हवस के नशे में चूर अपने हवास खो चुका था और उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बाप को क्या था। मैं टारगेट को सिर्फ मारता हूँ, उसे किसी की हवस के लिए अगवा नहीं करता। मैं इस पर जोरदार मुक्का मारा। फिर मैं ये टारगेट किसी और 1 महीने के अंदर अंदर ये लड़की मिल जाएगी, लेकिन कोई दूसरा उसे हाथ भी ना लगाए, वरना वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। वो अपना शिकार किसी और के हवाले नहीं करता था। अपनी आखिरी बात कहते हुए जैन वापस पलटा। वो दरवाजे से बाहर निकला। डीमन ने जेना की तस्वीर की जानिब एक बार फिर देखा। मैं 1 महीना इंतजार करूंगा, सोच है तुम्हारी? कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो जेना को घूर रहा था। अपने पोर्शन से निकलने के बाद वो सीढ़ियां उतरने लगी। कहीं जा रही हो तुम? फियोना के सवाल पर वो आखिरी सीढ़ी पर ही आकर रुकी। जी? उसे यह सवाल सुनकर हैरत हुई थी। फिर वो हाथ बांधे अपनी माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? ज़ैना ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। क्या ये औरत उससे सवाल जवाब करने का हक रखती थी, जिसने इतने सालों में कभी उसका हाल नहीं पूछा? आज वो उसकी परवाह कर रही थी। हैरत अंगेज बात थी। खैरियत, आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? माथे में बल डाले एक तन से निगाहें अपनी माँ पर डाली। बेटी हो तुम मेरी, मैं और तुम अलग तो नहीं, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। वो बेहद शफकत और प्यार भरे अंदाज में बोली। जी? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह का बर्ताव करे। इतना अरसा अपनी मोहब्बत से महरूम रखने के बाद आज उसकी माँ दुनिया जहाँ का प्यार उस पर लुटा रही थी। माँ का प्यार भरा एक जुमला भी उसे अब दुनिया जहाँ का प्यार लुटाना लगता था। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाई, हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा। अगर तुम मेरी इकलौती औलाद हो ज़ैना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे इस घर से नहीं निकालो। ज़ैनब तल्खी से मुस्कुराई। तो असल बात ये थी कि उन्हें घर से निकाले जाने का दुख था। मुझे गलत मत समझना ज़ैना, मैं सच में सिर्फ तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज माफ कर दो मुझे और जेम्स को भी। सीधा सीधा बोले कि आप मुझे नहीं बल्कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जितना आपका शोहर कमाता है उसमें रेंट पर घर लेना तो मुमकिन नहीं, और ना ही आप दोनों के पास इतनी जमा पूंजी है कि एक नया घर खरीद सके। ज़ैना, मेरी मजबूरी को समझो प्लीज। मेरा वादा है जेम्स तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुमसे दूर रहेगा। जेम्स और उसके वादे। तंज करते हुए उसने नफे में सर हिलाया था। अपनी माँ का एतबार करो ज़ैना। वो मिनट भरे लहजे में बोली। ठीक है, आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर आपका शौहर मुझे अपने इर्द गिर्द नजर भी आया तो हरेसमेंट का केस करके उसे जेल में बंद करवा दूंगी। और आप जानती हैं कि मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। वो दो टोक अंदाज में कहती हुई दाखिली दरवाजे की जानी बढ़ गई। लाइब्रेरी के खामोश और पुरसकून माहौल में बैठा वो कुछ लिखने में मसरूफ था। एक हाथ से कॉफी के मग को थामे दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ कलम मुसलसल चल रहा था। आज के इस जदीद दौर में भी वो कागज और कलम का इस्तेमाल करता था। लूना उसके पास मेज पर लेटी हुई सो रही थी। बाज लोग हमारे अंधेरों से भरे हुए जिंदगी में रोशनी की मानिंद होते हैं। उनका होने का एहसास ही हमें जिंदा रहने पर मजबूर करता है। वो चाहे हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमें बस ये तसल्ली होती है कि वो हमारे साथ हैं। और जब वो शख्स हमारे लिए कोई मामूली सी कोशिश भी करे तो हमें बेइख्तियार खुशी मिलती है। मेरा और सेना का साथ भी कुछ यूं ही है। वो मेरे साथ मौजूद होती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने सेहरा में गुलाब खिला दिया हो। है ना ये अनोखी बात? जैसे मेरा हंस देना एक अनोखी बात है।
और ये अनोखी बात सिर्फ जेना के साथ ही होती है। मैं नहीं जानता कि वो क्या जादू करती है, मगर उसके साथ होता हूँ तो मुझे अपने सब गम भूल जाते हैं। हाँ, वो मुझे डोमिनेट करती है, मुझे कंट्रोल करती है, लेकिन मुझे उसके डोमिनेंस में रहना अच्छा लगता है। ये मोहब्बत है या पागलपन? मैं नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि उसका मेरे साथ होना मुझे अच्छा लगता है। वो एक ही रद्दम में सब लिख गया, फिर उसने कागज पलटा। अभी वो दोबारा कुछ लिखने ही वाला था कि सामने से वो आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर वो लिखना भूल गया, आंखें उसे देखकर चमक उठी, सांसें साकिन हो गई, दिल थम गया और वक्त पल भर को आगे बढ़ना भूल गया। वो एक शानदार मैरून रंग का पैंट कोट पहने हुए थी। डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर पर लगे बटन बंद थे। ब्लेजर के नीचे हम रंग और खुला हुआ सीधा ट्राउजर पहन रखा था। पाँव में पहने सिया पॉइंटेड हील्स, जिन पर सुनहरी स्ट्रिप लगी हुई थी। खामोशी का तसलसल तोड़ते हुए हर कदम रखने पर टिक टिक की आवाज निकाल रही थी। हाथ में सिया पर्स पकड़ रखा था। कानों में आज उसने कुछ नहीं पहना था। मेकअप जरा हल्का था, मगर होठों पर लगी हुई मेहरून रंग की सुर्खी ऐन नुमाया थी। पलकों पर लगा मस्कारा उसकी आंखों को मजीद दिलकश बना रहा था। बालों को हल्का हल्का कर्ल करके आगे की तरफ गिराया हुआ था। तेज तेज चल रही थी, मगर उसका एक बाल भी इधर से उधर नहीं हुआ था। बाजू पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी, जो कि ब्लेजर की वजह से ढकी हुई थी, लेकिन वो हल्की सी नजर आने वाली पट्टी पर भी गौर कर चुका था। वो उसे यूं ही बगौर देखते हुए एक एक चीज का जायजा ले चुका था। तो तुमने मेरे कहने पर लिखना शुरू कर ही दिया। वो उसके करीब आकर खड़ी हुई। यसीन बौखलाकर कुर्सी से उठा। होश में आते ही जल्दी से कागज अपने पीछे किया। हाँ, बस कोशिश जारी है। तुम्हारा बाजू कैसा है अब? दर्द तो नहीं हो रहा? बाजू तो ठीक है, बल्कि पहले से काफी आराम है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पट्टी की हुई है मैंने। और तुम बताओ, इधर कैसे आई? कोई काम था मुझसे? असल में मुझे साथ कैफे में काम था, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलते जाऊं और देख कर आऊं कि तुम क्या कर रहे हो। वो हल्का सा मुस्कुराई। और मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें लिखता हुआ देखकर। लाओ मुझे दिखाओ क्या लिखा है तुमने। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ये जेन ने थूक निकला। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? जब मेरा पहला ड्राफ्ट मुकम्मल हो जाएगा फिर तुम पढ़ना। अभी तो बस 2-3 सफ़े ही लिखे हैं। उसने बात को टालना चाहा। सेना ने यज़ेन को चंद लम्हे घूरा। वो बौखलाया बौखलाया ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मगर मुझे अभी पढ़ना है। जितना भी लिखा है दिखाओ तो सही। अभी बहुत रफ ड्राफ्ट है। फिर कभी सही। उसे एक बार फिर टालना चाहा। यज़ेन, मैंने कहा कि मुझे दिखाओ। वो मुंह समाते हुए बोली तो यज़ेन का सांस फूलने लगा था। माथे पर ठंडे पसीने छूटने लगे थे। वो जेना को कैसे इनकार करे कि उसने जेना को इनकार करना सीखा था। उसने अपने पीछे छुपाए कागज जेना की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तुम इधर खड़ी हो, जल्दी चलो, लैला तुम्हें बुला रही है। असान की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी थी। उन दोनों की तवज्जो का मरकज टूटकर असलान की तरफ बढ़ा। तुम चलो, मैं आती हूँ। नहीं, साथ ही चलो। मैं अकेला गया तो वो मुझ पर गुस्सा होगी, पहले ही तुम लेट हो। असलान ने यसीन को पुरसुकून रहने का इशारा किया था। कहना चाहता था कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम पुरसुकून रहो। रात को मिलते हैं यसीन। लैला को मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं चलती हूँ। वो फट से झूठ बोलती हुई पलटी थी। यसीन ने सुख का सांस लिया था। असलान यसीन की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर जैना के पीछे चल दिया। कभी कभी ये भी काम आ जाता है। वो दिल ही दिल में खुश हुआ था। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दोनों के कदम कैफे की तरफ बढ़ने लगे। यसीन की दोस्ती हुई तुमसे? थोड़ी बहुत, आहिस्ता आहिस्ता मजीद प्रैंक हो जाएगा। देखो असलान, मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ। तुम्हारी उससे दोस्ती करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम अपनी तरह उसे भी जिंदगी खुलकर जीने का हुनर सिखाओ। उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में मेरी मदद करो। वो यजीन के लिए काफी फिक्रमंद रहती थी, लेकिन वो खुद भी कई मसाइल में घिरी हुई थी। ऐसे में वो ना खुद जिंदगी सही से जी पा रही थी, ना ही यजीन को मजबूर कर पा रही थी। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल असलान का आया था। वो बिना यजीन को जज किए उसके साथ अच्छे से वक्त गुजार सकता था, और जैना को ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी। बेफिक्र रहो, शुरू में वो बिल्कुल भी मेरे साथ बात नहीं करता था, मगर अब वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करने लगा है। और तुम यकीन नहीं करोगी कि आज उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी हंसने मुस्कुराने लगेगा। उसने ज़ैना को उम्मीद दिलाई। ज़ैना ने असलान को स्कॉटिश नेशनैलिटी दिलवाने में खूब मदद की थी। उन दोनों की मुलाकात हुई भी इसी सिलसिले में थी, और फिर बातचीत करते करते दोस्ती हो गई। खैर, तुम कैफे के अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कैफे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने ज़ैना को अंदर चलने का इशारा किया और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। ज़ैना अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वो खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। डेरियन अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। स्याह पैंट कोट पर सुरमई रंग की टाई लगाई हुई थी। बाल जेल की मदद से पीछे की तरफ बनाए हुए थे। राहदारी से गुजरते हुए उसने किसी को कॉल मिलाई। यस बॉस। फोन एक रिंग पर ही उठा लिया गया था। आज रात तक मुझे वो लड़की विलमोर्स में मिल जानी चाहिए।
फ्लिक्स उस लड़की का पीछा कर रहा है। इस वक्त वो किसी कैफे में मौजूद है। ध्यान रहे, उसके बाहर निकलते ही काम हो जाना चाहिए। जो हुकुम बॉस। एक बात याद रखना, अगर रात तक तुम उस लड़की को लेकर विलमोर्थ ना पहुंचे तो तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा, उसने धमकाते हुए सर्द मेहरी से कहा था। दूसरी बात, इस सब की खबर जयान को नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे मारने से पहले वो तुम्हें खुद ही मार देगा। वो जियान को जानता था। अपना शिकार किसी और के हाथों में देखकर वो शिकार की हिफाजत करने वालों में से था। उसने फोन काट दिया। राहदारी के आखिर में लगी हुई लिफ्ट के पास उसका मुलाजिम पहले ही खड़ा था। डेरियन को अपनी तरफ आता देखकर उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला। वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ तो मुलाजिम ने जल्दी जल्दी लिफ्ट का बटन दबाया। चंद लम्हों के बाद वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। गुड मॉर्निंग, ओना ने उसे देखते ही साथ झट से बोला था। डेरियन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी सुबह तो अब हसीन हुई है। ओना का हाथ थामते हुए वो उसके करीब बढ़ा। वो साकित खड़ी रही। मैं कुछ दिनों के लिए ग्लासगो जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो? मैं सोच रही थी कि मैं इधर ही रुक जाती। वो घबराते हुए बोली। नहीं डार्लिंग, तुम मेरे साथ चलोगी, उसने बड़े प्यार के साथ कहते हुए ओना की कलाई पकड़ी थी। मगर जो जख्म तुमने मुझे सालों पहले दिया था उसकी सजा अभी बाकी है। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बगैर चंद दिन भी सुकून से गुजार सकती हो? उसने ओना की कलाई मजीद जोर से थामी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था। अगर मुझे अपने पब्लिक इमेज की परवाह ना होती तो अब तक तुम जिंदा ना होती। उसने कलाई इतनी जोर से दबाई कि ओना को लगा कि उसका हाथ बाजू से अलग हो जाएगा। आंखें दर्द के मारे भीगने लगी थी। नहीं नहीं, ये आंसू तुम बचा रखो, अगले कुछ दिन काम आएंगे। वो उसके आंसू साफ करने लगा। प्लीज डेरियन, मुझे माफ कर दो, वो सालों पहले की बात है, प्लीज माफ कर दो। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। माफ तो मैं कर देता, लेकिन बात यह है कि ग्लास को मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं ले जा सकता। वैसे भी तुम्हारे साथ मजे करने में अलग ही सुकून मिलता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे सालों पहले की बेवफाई याद आ जाती है और मेरे अंदर का शैतान जी उठता है। वो मध्यम मध्यम आवाज में बोल रहा था। उसकी आंखें इतनी खौफनाक दिखाई दे रही थी कि ओना को अपना सांस अपने आप रुकता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन जो मैंने कहा है वही होगा, तुम मेरे साथ चलोगी तो मतलब चलोगी। उसने ओना का मुंह नोचते हुए अपने आखिरी अल्फाज दोहराए थे। फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए वापस पलटा। वापस आकर सरबराही कुर्सी पर बैठा। अपने ग्लास में जूस डालते हुए कुर्सी से टेक लगाई। टांग पर टांग जमाते हुए वो ओना को देखने लगा था। वो अभी तक फर्श पर गिरी दबी दबी आवाज में रो रही थी। कम ऑन डार्लिंग, मेरे साथ नाश्ता करो। वो प्यार भरे लहजे में ओना से मुखातिब हुआ। वो फौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। डेरियन के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। सियाह खुली शर्ट के नीचे बैगी जींस पहने, बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। वही हल्की गंदमी पुरकशिश रंगत जो दूर से चमक रही थी। गुलाबी होंठ जिन पर सुर्खी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही रौबदार चाल। जैना उस लड़की के पीछे पीछे चल रही थी। उसने काउंटर पर अपने वर्कर को बैठाया था, फिर कैफे की पिछली साइड पर चलती थी। कैफे के इख्तिताम पर एक दरवाजा था। दरवाजे को खोलते हुए वो सीढ़ियां नीचे उतरने लगी थी। नीचे गुप अंधेरा था। लायला ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड का बटन दबाया। मध्यम मध्यम रोशनी हर सू छा गई थी। गत्ते के बहुत सारे कार्टन इधर पड़े थे, जबकि हर सिमत काफी तेज खुशबू फैली हुई थी। देखने से तो यह गोदाम लगता था। लायला ने आगे बढ़कर कुछ डब्बे अपनी जगह से हटाए थे। नीचे जमीन में एक छोटा सा लोहे का दरवाजा नमूदार हुआ था। उसने दरवाजा खोला और उसके अंदर गायब हो गई थी। जेना उसका पीछा करते करते उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसके अंदर दाखिल होते ही लायला ने दरवाजा को लॉक कर दिया था। सामने का मंजर हैरान कुन था। कमरे की दीवारें लेमिनेटेड ग्लास से ढकी हुई थी, जिनकी मदद से अंदर की कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। एक तरफ हर किस्म की गन्स का ढेर लगा हुआ था और दूसरी तरफ फाइटिंग पिट बनी हुई थी। दरमियान में एक मेज और उसके इर्द गिर्द कुर्सियां पड़ी हुई थी। लायला एक कुर्सी पर आकर टांग पर टांग जमा कर बैठी। जैन इसके देखा देखी सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। तुम्हारी तैयारी से तो लग रहा है कि तुम किसी फैशन शो में आई हो। उसने एक नजर ऊपर से नीचे घुमाते हुए जैना को देखा। क्यों, तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई मसला है? वो उसे उसी के अंदाज में जवाब दे रही थी। हाँ, तुम यहाँ लड़ना सीखने आई हो। ये फॉर्मल सूट में तुम्हें लगता है तुम कंफर्टेबल रहोगी? और ये हील्स 2 मिनट में टूट कर गिर जाएंगी। उसने जैना की हील्स को देखते हुए पेश गोई की थी। तो अब क्या करना है? मेरे लेफ्ट साइड पर पर्दे के पीछे मेरे शर्ट और ट्राउजर पड़ा है, और जॉकर्स भी। पहले तो वो पहनो, फिर ही कुछ होगा। हुक्म सादिर करते हुए बोली। जैना ने अपने दांत पीस लिए थे। वह हुक्म देना जानती थी, हुक्म मानना नहीं।
लेकिन इस वक्त उसे लैला की जरूरत थी और उसकी हर बात मानना जरूरी थी। वो पैर पटकती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। चंद लम्हों बाद पर्दे के पीछे से कपड़े बदलकर वह वापस अपनी जगह पर आ बैठी। लायला के कपड़े सेना पर काफी खिंचे खिंचे और छोटे लग रहे थे। अब हम कुछ सीख लें? वो तंज करते हुए बोली थी। नहीं, पहले मुझे कुछ सवाल करने हैं तुमसे। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में हाथ बांधे बैठी हुई थी। तुम्हारे पीछे इस वक्त कितने लोग हैं, कोई अंदाजा? डीमन को जितना मैं जान पाई हूँ, वो 2-3 लोगों से ज्यादा लोग मेरे पीछे नहीं लगाएगा। उसके नजर में मैं कमजोर हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। वो सोच सोच कर बोल रही थी। एक आदमी तो मेरा पीछा सुबह से कर रहा है। जब मैं घर से निकली थी तो वो घर के सामने ही खड़ा था, लेकिन मैंने उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि ये बात मैं जान चुकी हूँ। गुड, मतलब वो लोग रात के इंतजार में हैं। पता नहीं, डीमन के दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। अगर उसे मुझे मारना होगा तो यहाँ घुसकर भी मार देगा। किसी का बाप भी यहाँ नहीं घुस सकता। ये मेरी जगह है, मेरी मिल्कियत। यहाँ के दरवाजे मेरी इजाजत के बगैर किसी के लिए नहीं खुलते। जब तक तुम यहाँ हो, खुद को महफूज समझो। वो यूं पर एतमाद होकर बोली तो जेना ने सुख का सांस लिया था। अच्छा, एक बात बताओ। फर्ज करो इन दिनों जब तुम्हारी जान को बेहद खतरा है, तुम्हें कहीं गैर महफूज जगह पर जाना पड़ जाए तो तुम कौन से जूते पहनकर जाओगी? उसके सवाल पर जैना ने हैरान कुन नजरों के साथ उसकी तरफ देखा। ये कैसा बच्चों जैसा सवाल था? जगह की नौयत के हिसाब से कपड़े और जूते पहने जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर जगह हील्स पहनकर जाती हूँ। तो अगर मुझे लगता है तुम्हें हील्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, मुझे हील्स से इश्क है। वो बहुत क्लासी लगती हैं और मेरे ख्याल में इंसान के पास कुछ हो या ना हो, मगर क्लास जरूर होनी चाहिए। फिलहाल तुम क्लास को छोड़ो। जब तक तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी हील्स पहनना बंद। अपनी अकल इस्तेमाल करो। अगर कोई तुम्हारा पीछा करने लगा तो हील्स में भागना बहुत मुश्किल है। अब से तुम सिर्फ शूज पहनोगी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे कपड़ों और हील्स से कुछ ज्यादा मसला नहीं हो रहा? बजाय इसके कि तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ, तुम ये फजूल की बातें लेकर बैठ गई हो। वो लायला की बात सुनकर तब चुकी थी। यहाँ की बॉस मैं हूँ। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मानना चाहो तो तब भी तुम्हारी मर्जी, वरना अभी यहाँ से जाना चाहो तो तब भी तुम्हारी अपनी मर्जी। वो सपाट अंदाज में बोली। जैना पल भर को खामोश हुई। मजबूरी न होती तो वो पल भर के लिए भी किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में मुदाखलत बर्दाश्त ना करती। ठीक है, मैं हिल्स पहनने से गुरेज करूंगी। अब हम कुछ सीख लें? वो अपना गुस्सा पीते हुए बेहद आराम से बोलने की कोशिश कर रही थी। लायला उसे देखकर मुस्कुराई। उसे जेना के साथ मजा आने वाला था। अरसे बाद उसे कोई अपने जैसा मिला था। एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब देखना यह था कि कौन सी तलवार टिकेगी और कौन सी नहीं। वेलमोर्ट का पिछला हिस्सा गिर चुका था। हर तरफ टूटी फूटी ईंटों और मिट्टी का ढेर पड़ा था। वो एक सतून से टेक लगाए खड़ा था। सामने खड़ा शख्स उसके चेहरे पर छाई हुई खुशी की वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है भाई, आज आप बहुत खुश हैं? जब वो कोई भी अंदाजा न लगा पाया तो सवाल कर बैठा। अरे ब्लेयर, बात ही ऐसी है। बॉस ने अरसे बाद मुझे कोई टारगेट दिया है और बदले में मुंह मांगी कीमत देने का वादा भी किया है। वो अपने छोटे भाई को खुशी खुशी से बता रहा था। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। कौन है वो? ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? जवान है या बूढ़ा? एक लड़की है। बॉस ने पहले जियान को टारगेट दिया था, लेकिन उसने वक्त मांगा, इसलिए बॉस ने मुझे वो टारगेट दे दिया। मगर भाई, अगर जियान को पता चल गया? आपको पता है वो कितना सरफिरा है। उसने माइक को बस इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया था कि वो उसके रास्ते में आ गया था। आप तो फिर उसका टारगेट उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने भाई को उसके सर पर मंडलाते हुए खतरे से आगाह किया था। उसे कैसे पता चलेगा ये बात मेरे और बॉस के दरमियान है? और अगर पता चल भी गया तो बॉस बचा लेंगे मुझे, जैसे उन्होंने माइक को बचा लिया था। अरे फिक्र नहीं करो तुम, रात के लिए तैयार रहो। आज पार्टी मेरी तरफ से होगी। उसने पुरजोश आवाज में कहा। वो ये नहीं जानता था कि सतून के पीछे खड़ा कोई शख्स उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। उन दोनों के वहां से जाने के फौरन बाद ही वो सतून से बाहर निकला। जियान, मोबाइल का स्पीकर होठों से लगाए विलियम यहाँ की एक एक बात उसे बताने लगा। वो दोनों पैदल चलते चलते ही एकदम रुके। उनके सामने एडिनबरा की मशहूर तरीन गली विक्टोरिया स्ट्रीट मौजूद थी। ये गली अपनी रंग बिरंगी दुकानों, पथरीली और कदीम दीवारों और टेढ़े रास्तों की वजह से अपनी मिसाल आप्त है। इसका यही अंदाज इसे जादुई बनाता है। दोनों अतराफ में खड़ी इमारतें सदियों पुरानी दास्तान सुनाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की मौजूद दुकानें शोक रंग जैसे सब्ज, सुर्ख, नीला और जर्द रंग में रंगती गई। मैंने तुमसे कहा भी था मुझे कहीं नहीं जाना। वो अपनी निगाहों पर लगी ऐनक को दुरुस्त करते हुए बोला था। लूना उसके कंधे पर चढ़ी बैठी थी। वो पहली बार यजेन के साथ कहीं बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो हर चीज को बगौर तक रही थी। यजेन का तेज भूरे रंग का लॉन्ग कोट हल्की हल्की बारिश में भीग रहा था। बाल सर्द हवाओं की वजह से उड़ रहे थे।
उसने अपने दोनों हाथ अपने कोट की जेब में डाल लिए। इर्द गिर्द लोगों का मौजूद रश देखकर उसे सख्त कुपत हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो भरे मजमे के बीच तना खड़ा है और इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। कोई उसकी तरफ देखता तो वो अपनी निगाहें झुका लेता। यहाँ आकर उसे बस अपने बढ़ते हुए समाजी अस्तराब का एहसास हो रहा था। उसके साथ मौजूद शख्स, जिसने सियाह जींस के ऊपर तेज सब्ज रंग का स्वेटर और सियाह चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, क्या उसे समाजी अस्तराब का मतलब तक पता था? क्यूटी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए किसी की इतनी जरूरत कि वो तुम्हें तंग कर सके? कोई तुम्हें हाथ तो लगा कर दिखाए, असलन उसका हाथ काट गिराएगा। वो अपने कद से भी लंबी लंबी छोड़ रहा था। शक्ल ऐसे बना रखी थी कि उससे ज्यादा हिम्मत वाला और ताकतवर इंसान कोई नहीं है। पास से गुजरती हुई औरत का पालतू कुत्ता भौंका और पल भर में उसकी सारी हवा निकल गई। चेहरे पर अब बहादुरी की जगह खौफ के आसार थे। उसे कुत्तों से डर लगता था। असलन फट से आगे बढ़ गया था और यज़ेन अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पीछे चल दिया। विक्टोरिया स्ट्रीट चलते चलते ऊपर की तरफ जाती थी। यहाँ चलने वाले को यूं ही महसूस होता था कि वो किसी जादू की सेर असर ऊंचाई पर कदम रख रहा है। यहाँ मौजूद दुकानें, किताबों, कदीम अशिया और अजीबो गरीब नवादरात से भरी रहती थी। देखने वाले को यूं लगता है कि वो किसी जादुई मंतर गली में पहुंच चुका है और जल्द ही उसका सामना किसी जादूगर से होगा। क्रिसमस आने वाला था, इसलिए मामूल से हटकर दुकानों पर ज्यादा रश था। हर चीज सेल लगे होने की वजह से खासी रियायती कीमत पर दस्तयाब थी। असलान एक एक दुकान पर रुककर तमाम अशिया को बड़े गौर व फिक्र के साथ देख रहा था, जबकि यज़ेन बस उसके पीछे खड़ा बार बार चेहरे पर आते हुए ठंडे पसीने को साफ कर रहा था। उस सर्दी में भी उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो किसी तपती धूप में खड़ा है और इर्द गिर्द मौजूद लोग उसे साया बख्शने के बजाय मजीद उसे सूरज के करीब धकेल रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैं हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में कदम रख दिया है। यूं जैसे मैं देगली एले में खड़ा हूँ। यहाँ से मैं सामान खरीदूंगा और थोड़ी देर बाद हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन में बैठकर किसी जादुई दुनिया में खो जाऊंगा। वो यज़ेन की घबराहट महसूस कर चुका था, इसीलिए उसे बेकार की सोचों से दूर रखने के लिए असलान ने खुद ही हैरी पॉटर का जिक्र छेड़ दिया था। क्या तुमने हैरी पॉटर देखी है? नहीं, मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं और मुझे किताबों पर बनी हुई फिल्म्स कभी पसंद नहीं आई। हैरत है, आज के ज़माने में भी तुम किताबें पढ़ते हो। हाँ, बचपन में मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था। फिर पढ़ाई में मसरूफ हो गया, फिर काम, करियर, जिंदगी की दीगर मसरूफियात में ऐसा खो गया कि दोबारा कभी किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। तुमने कुतुबीनी को तर्क करके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। जॉर्ज मार्टिन कहते हैं कि एक कारी अपनी मौत से पहले 1000 जिंदगियां जीता है और वो शख्स जो कभी भी नहीं पढ़ता, वो सिर्फ एक जिंदगी जीता है। असलान ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया था। हाँ, ठीक ही कहा था, लेकिन सच बताऊं, क्या तुम जिंदगी जी रहे हो या बस गुजार रहे हो? हजारों जिंदगियां छोड़ो, तुम तो एक अपनी जिंदगी को भी खुलकर नहीं जी रहे। उसने यजीन को हकीकत दिखाई तो वो खामोश हो गया। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सांस ले रहे हो मगर अंदर से मर चुके हो। दिल धड़क रहा है मगर जज्बात कहीं दफन हो गए हैं। दिमाग काम कर रहा है मगर उसने जीने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। कभी कभी यूं महसूस होता है कि तुम दुनिया से नहीं, अपने वजूद से डरते हो। जैसे तुम लोगों से नहीं, खुद से ही बेजार हो। यूं कि तुम्हें अपना साया भी अपना महसूस नहीं होता। तुम्हें अपना वजूद ही काट खाने को दौड़ता है। वो कहता गया और यसीन चुपचाप सुनता गया। सुनने के सिवा वो कर भी क्या सकता था? असलान ने जो भी बोला था वो झूठ तो नहीं था। फिर वो किस मुंह से खुद के दिफा करता? लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे साथ रहते रहते तुम खुश रहना सीख जाओगे। उसने हाथ आगे बढ़ाकर यजीन के कंधे को नरमी से थपथपाना चाहा, तसल्ली देना चाही। फिर वो एकदम रुक गया। उसे याद आया कि यजीन को ये सब पसंद नहीं है। सॉरी। उसने अपना हाथ वापस अपनी तरफ बढ़ा लिया। यजीन ने शर्मिंदा होते हुए उसे देखा था। काश वो नॉर्मल होता। काश वो असलान जैसा होता। काश वो जिंदगी को जीना सीख जाए। दिल में ऐसे कई ख्वाहिशात ने जन्म लिया था। माहौल ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गया? चलो अगर रॉयल मॉल चलते हैं। वो अपने उसे चेखते हुए अंदाज में बोलते हुए आगे बढ़ गया। ये जैन ने ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, हम हैरी पॉटर की बात कर रहे थे। तो ये बताओ कि हैरी पॉटर में तुम्हारा सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? अजलान ने उसका मूड दुरुस्त करने के लिए बात का रुख बदल दिया। ऑलवेज प्रोफेसर स्नेप। और वो क्यों? क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिलती। इतना कहकर वो लम्हे भर को खामोश हुआ था। और तुम्हारा फेवरेट कौन है? जाहिर है हारमोनिया। पता है, बचपन में मुझे उस पर बहुत बड़े वाला क्रश था। वो शर्माते हुए बता रहा था। येजेन उसका जवाब सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। और ये बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मालूम है? देखो, टेक्निकली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी बहुत खास दोस्त।
मैं उसे पसंद करता हूँ मगर वो नहीं करती। हाँ, तुम्हें पसंद करना काफी मुश्किल काम है, वो उसे चढ़ाते हुए बोला था। फिर 2 कदम तेजी से आगे बढ़ाए। असलान को उसकी बात समझने में चंद सानी लगे थे। हाँ, उसने सवाली नजरों के साथ यजीन को देखा। हाँ, उसने इस्बात में सिर हिलाया। ओ हेलो, दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान हूँ मैं। चंद घंटों में बड़े से बड़ा प्रोग्राम बना लेता हूँ। और प्यारा भी बहुत हूँ, क्यूट भी हूँ, कद भी लंबा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। और जी वाकई सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफी अच्छा है। असलान को उसका अंदाज समझ न आया, वो उसकी तारीफ कर रहा था या तंज। जब तक असलान को समझ आई ये सीन आगे बढ़ चुका था। वो पिछले 2 घंटों से गन का एक ट्रिगर तक दबाना नहीं सीखी थी। लायला ने अपना सर थाम लिया था। वो कितनी बार उसे समझा चुकी थी कि गन किस तरह चलानी है, लेकिन बात ट्रिगर से आगे ही नहीं जा रही थी। ये इतना भारी क्यों है ट्रिगर? वो उकताते हुए बोली। उसके सामने कुछ फासले पर टारगेट बोर्ड रखा हुआ था। क्योंकि तुम्हारा एंगल गलत है। वो अपनी जगह से उठी, फिर जैना की तरफ बढ़ी थी। सांस अंदर करो, फिर उसे रोको और धीरे से ट्रिगर दबाओ। हमारे सांस लेने के साथ हमारा हाथ भी हिल जाता है। इसीलिए गन चलाने का पहला उसूल, सांस रोककर अपनी जगह पर जमकर खड़े रहो, वरना निशाना छूट जाएगा। उसने जेना का टारगेट दुरुस्त करवाया। वो उसकी बात समझते हुए पहले के एतबार से कम हिलचल रही थी। सांस थामने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, ट्रिगर को झटके से मत खींचो। अपनी उंगली ट्रिगर पर धीरे से रखो और फिर अपना पूरा जोर बरक रफ्तारी के साथ अपनी उंगली पर लगाओ। क्योंकि जितना आहिस्ता जोर लगाओगी इतना ही मुश्किल लगेगा। उसने एक बार फिर जेना को सिखाने की कोशिश की। उसने लायला की तरफ देखा था, जिसको देखकर ही लग रहा था कि वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली। उसने सामने टारगेट पर देखा, फिर एक लंबा सांस अंदर खींचा। बस बहुत हुआ, वो अब की बार हार नहीं मानेगी। उसकी उंगली ट्रिगर की जानी बढ़ी और अगले ही लम्हे बर्क रफ्तारी के साथ वो ट्रिगर दबा चुकी थी। गोली सुर्ख टारगेट से कुछ दूर जाकर लगी थी, लेकिन उन दोनों को इसी बात की खुशी थी कि आखिरकार गन चलाना तो सीखी। गुड, परफेक्ट। इसी तरह एक बार मजीद गन चलाओ। आखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही उसके शागिर्द ने गन चलाना सीख चुकी थी। ज़ैना ने पुरएतमाद नजरों के साथ लायला को देखा, फिर दोबारा से ट्रिगर दबाया। दूसरी, तीसरी और फिर जितनी गोलियां गन में मौजूद थी वो उन सबको टारगेट बोर्ड पर उतार चुकी थी। अब जब तुम्हें गन चलानी आ ही गई है तो हम अब टारगेट पर फोकस करना सीखते हैं। तुम्हारे अगले सब निशाने अब गोल सुर्ख निशान पर लगने चाहिए। ज़ैना ने एक बार फिर सुर्ख गोल दायरे का निशाना लिया। उसका निशाना अभी भी बहुत कच्चा था, लेकिन बार बार गन चलाने से कुछ बेहतरी आ रही थी। विक्टोरिया स्ट्रीट से चंद कदम आगे बढ़ाएं तो एक और कदीम व तिलस्माती गली को देखने का मौका मिलता है, जिसे दुनिया रॉयल माइल के नाम से जानती है। रॉयल माइल एडनबरा की बुलंद पहाड़ी पर कायम अजीम अलशान एडनबरा किले से शुरू होकर होली रोड पैलेस पर जाकर खत्म होती है। ये जादुई गली तकरीबन 1 मील की मुसाफत पर फैली हुई है। यहाँ के पथरीले कंकरीदार रास्ते पर बारिश में भीगने के बाद शीशे की तरह चमक रहे थे। राहगीर हर कदम फूक फूक कर रखने के मजबूर थे। सड़क के दोनों अतराफ में खड़ी कदीम तर्ज की इमारतें, जिनको देखकर यूं महसूस होता था कि इंसान वक्त में पीछे आ पहुंचा है। वो इमारतें आज भी पुराने जमाने की यूरोपीय किस्से सुनाती हैं। इमारतें कई मंजिला ऊंची, पथरीली और भूरे रंग में रंगी हुई थी। एडनबरा की सबसे अच्छी बात यही थी कि यहाँ आपको कदम कदम पर तारीख, कदीम किस्से और जादुई नक्कूस बिखरे हुए मिलते हैं। इमारतें इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में सजी हुई थी। बरकी कुमकुम जो इस वक्त बंद थे, गली के ऊपर कतार दर कतार लगे हुए थे। हर साल की तरह क्रिसमस की आमद की खुशी में ये सब सजावटें इंतजाम किया गया था। मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो। असलान हैरान कुन अंदाज में यजीन को देख रहा था। मैं घूमने फिरने का शौकीन नहीं हूँ। बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने लूना को अपने कोट की जेब में डाल लिया था। लेकिन लूना सर बाहर निकाले रॉयल माइल के नज़ारे कर रही थी। तुम इधर इस शहर में पैदा हुए, इधर ही अपना बचपन, जवानी सब गुजारी, और अब तक तुमने एडिनबरा ही नहीं घूमा। मुझे आए हुए बस चंद साल ही गुजरे हैं और मैं एडिनबरा का एक एक कोना घूम चुका हूँ। वो अब तक उस बात पर हैरान था, क्योंकि तुम्हें घूमने का शौक है और मुझे नहीं। मैं तुम नहीं हूँ अजलान, मैं तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह पुरएतमाद नहीं हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? वो जरा सख्त लहजे में बोला था, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने कहे अल्फाज का मलाल होने लगा था। वो तो ऐसा सख्त अल्फाज किसी को नहीं बोलता था। चलो शुक्र, तुमने कुछ अपने लिए स्टैंड तो लिया, मतलब कुछ कुछ बेहतरी आ रही है। वो मुस्कुराया, जबकि यजेन शर्मिंदा होते हुए उसकी तरफ देख रहा था। रिलैक्स, मैंने तुम्हारी बात का कुछ बुरा नहीं महसूस किया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्यूटी।
उसने मुस्कुराते हुए यज़ेन को तसल्ली दी थी। वो दिल पर बात लेने वाला शख्स नहीं था, वो हंसकर सब टाल देता था। रॉयल माइल पर जगह जगह कदीम दुकानें, कहवा खाने, छोटे आजाइब घर मौजूद थे जिनमें लोगों का रश लगा हुआ था। सड़क के किनारे फनकार खड़े बांसुरी, वायलिन और स्कॉटिश बैगपाइप बजाते हुए सुनाई दे रहे थे। मुझे यहाँ का क्लिंचिंग सूप बेहद पसंद है, चलो आओ पीते हैं। असलान ने दी रॉयल मैग्रेगर रेस्टोरेंट की जानिब देखते हुए इशारा किया था। यहाँ का क्लिंचिंग सूप काफी मशहूर है। धावादार हेडोक मछली, उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज और गरम गाढ़े दूध या क्रीम से तैयार होने वाला ये सूप आपको अंदर तक गरमा देता है। अभी एजेंट ने 2 कदम आगे रखे ही थे कि उसका फोन बजने लगा। कॉल उसकी लाइब्रेरी में काम करने वाली मुलाजिम की थी। चलो तुम कॉल उठाओ, मैं दोनों के लिए सूप इधर ही ले आता हूँ। असलान की बात पर उसने अस्पात में सिर हिलाया। असलान के कदम दी रॉयल मैक्रेगर के अंदर बढ़ने लगे थे। वो सड़क के एक किनारे पर जा खड़ा हुआ था। उसके कॉल उठाने से पहले ही कॉल कट चुकी थी। उसने दोबारा कॉल मिलाने के लिए नंबर डायल किया, फिर अगले ही लम्हे वो अपनी जगह पर जम गया। मे बी यू थिंक डेट यू कैन हाइड। सड़क के किनारे खड़ा एक गुलकार अपनी आवाज के जोहर दिखा रहा था। उसके इर्द गिर्द खड़े लोग उसकी आवाज से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कुछ उसके पास पैसे रखकर जा रहे थे और कुछ उसकी वीडियो बनाने में मसरूफ थे। यजीन को अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हुआ था। वो पलकें झपकाना भूल गया, यूं कि अगर उसने एक लम्हे को भी पलकें झपकी तो वो माजी के बदतरीन याद में खो जाएगा। वो अपने चारों अतराफ में डरते डरते घूरने लगा था। कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके करीब आ रहा है, कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे गलीस निगाहों से देख रहा है, कोई उसको अपने हिसार में ले चुका है। वो बेक वक्त ये सब महसूस कर रहा था। आई कैन स्मेल योर सेंट फ्रॉम माइल्स। उसका सांस फूलने लगा, सर्द हवाएं भी उसके पसीने में भीगते जिस्म को खुश न कर पाई। यासीन को लगा कि वो अगर एक लम्हा भी इधर खड़ा रहा तो उसकी टांगें टूट जाएंगी। वो एक बार फिर जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। वो एकदम वहां से दूर भागने लगा। जिस्म थर थर कांप रहा था। आंखें दर्द असियत की दास्तान सुनाती थी। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। वो उस सब से दूर भाग जाएगा। वो एक बार फिर ट्रैप नहीं होगा। वो इस बार बच जाएगा। ये जैन अब बच्चा थोड़ी ना रहा है। वो बड़ा हो गया है। वो अपनी हिफाजत खुद करेगा। वो खुद को बार बार ऐसी झूठी उम्मीदें दिला रहा था। वो 6 फुट से भी लंबे कद का नौजवान किसी बच्चे की तरह रोते हुए रॉयल महल से बाहर भाग रहा था। एकदम उसका पाँव फिसला और वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल जा गिरा। लूना कोट की जेब से आकर बाहर गिरी। उसने खुद को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया। वो एक बार फिर शिकस्त खा गया था। वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। इर्द गिर्द गुजरते हुए लोग उसे अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। कोई उस पर हंस रहा था तो कोई उस पर तरस खा रहा था और कोई उसकी मदद करने के लिए उसके करीब बढ़ रहा था। आई फॉन्ड यू लिटिल बिच। येसेन के कानों में ये जुमला गूंजने लगा था। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लूना को जल्दी से अपने हाथ में थामा। फिर वो दोबारा से भागने लगा था। अब की बार वो नहीं गिरेगा। वो बच जाएगा, वो खुद को बचा लेगा। असलन वापस इसी जगह आया था जहां वो येजेन को छोड़कर गया था। हाथ में 2 सूप के कप थे। येजेन को वहां ना पाकर उसे घबराहट होने लगी थी। फिर वो रॉयल माइल पर तेज तेज कदम बढ़ाते हुए येजेन को तलाश करने लगा। अंधेरे में डूबा कमरा या शायद कोई तहखाना, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। इर्द गिर्द आड़ कबाड़ का ढेर लगा हुआ था। हर शय पर मिट्टी जमी हुई थी, यूं कि अरसे से यहाँ की सफाई न की गई हो। सामने वाली दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के औजार तरतीब से लटके हुए थे, जैसे कि कुल्हाड़ियाँ, बड़े से छोटे चाकू, आड़ियाँ और हथौड़ियाँ। वो बारी बारी उन सबको तक रहा था। अंधेरे में डूबे हुए चेहरे पर छाई मुस्कुराहट कुल्हाड़ी को देखकर मजीद गहरी हुई थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कुल्हाड़ी को थामा। विलियम उसे सब बता चुका था। वो जानता था कि उसे आगे अब कहाँ जाना है, उसका शिकार कहाँ मौजूद है। वो बखूबी जानता था। शाम होते साथ ही मौसम मजीद खराब हो गया था। बारिश की तेज गिरती हुई बूंदें जमीन पर कहर बर्पा कर रही थी। एडनबरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। इर्द गिर्द बारिश के शोर के सिवाय कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब लोग दुकानें जल्द से बंद करके अपने अपने घर की तरफ लौट चुके थे। ज़ैना लायला के साथ उस कैफे में ही मौजूद थी। अभी लायला को पूरे दिन का हिसाब किताब करना था। आज का पूरा दिन उसने ज़ैना के साथ गुजार दिया था। अपने काम का वक्त तो उसे अभी मिला था। ज़ैना बार बार राइडर की बुक करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश में कोई भी राइडर वाला आने पर आमदा नहीं हो रहा था। उसने अपना व्हाट्सएप खोला। वो लिजा को कॉल करके उसके ड्राइवर को बुलवाने का सोच रही थी। तभी उसने देखा कि असलान ने दिन के वक्त उसे काफ़ी कॉल्स की थी। ये जैन असलान के साथ था। वो ज़ैना को बताकर ही यज़ेन को अपने साथ लेकर गया था। कहीं यज़ेन को कुछ हो तो नहीं गया। उसे एकदम ही यज़ेन की फिक्र लाहक हुई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
लायला ने ज़ैना के चेहरे पर फैली हुई घबराहट को देखते हुए कहा, अज़लान के दिन में काफ़ी मिस्ड कॉल आई थी और मुझे पता भी नहीं चला। यसेन उसके साथ था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, बस वो ठीक हो। यसेन पर एक खराश भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नीचे बेसमेंट में सिग्नल्स नहीं आते हैं, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला होगा। दूसरा, अज़लान यसेन के साथ है तो फिर इतनी परेशानी की बात नहीं है। अज़लान देखने में बेवकूफ़ ज़रूर लगता है, मगर इतना है नहीं। उसने यकीनन सब संभाल लिया होगा। चलें अब? इससे ज़्यादा तसल्ली उसे देनी नहीं आती थी। कोई भी राइड नहीं आ रही, मैं लिज़ा के ड्राइवर को बुला लेती हूँ। तुमने जाना है तो चली जाओ। ये बात मत भूलो कि जो तुम्हारा पहरेदार बाहर खड़ा है ना, वो तुम पर हमला भी कर सकता है और तुम अपने दिफा में कुछ भी नहीं कर पाओगी। ज़रा ने कैफे के बाहर झाँका, उसकी बात में दम था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, जब तुम्हें गन तक चलानी नहीं आती, तो इतने बड़े गैंग से पंगा लेने का सोचा भी क्यों? तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। अगर मेरी मदद कर सकती हो, तो मुझे लीज़ा के घर तक पहुँचा दो। मदद भी लेनी है और नखरे भी करने हैं, वाह! ज़ैना ऊपर से नीचे तक सुर्ख हो गई थी। वो दोनों बहुत मुश्किल से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही थी। अब चलो, लायला मुंह बनाती हुई बोली और ज़ैना खामोशी से उसके पीछे चल दी। वो दोनों कैफे के बाहर मौजूद थे। लायला कैफे का ताला लगा रही थी और ज़ैना इर्द गिर्द झांक रही थी। इतनी तेज बारिश में कुछ भी सही से दिखाई देना मुश्किल था। वो ऊपर से सख्त और बहादुर दिखने वाली ज़ैना इस वक्त डर के मारे हल्का हल्का कांप रही थी। अंदर वो लैला को जाने का कह रही थी और अब इधर अकेले खड़े होने से भी डर रही थी। शुक्र है लैला सच में उसे छोड़कर चली नहीं गई। तुम बस 5 मिनट इधर इंतजार करो, मैं पार्किंग में से गाड़ी निकाल कर लाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वो झट से बोली थी। इधर अकेले खड़े होकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था कि वो लायला की चंद चली कटी बातें ही सुन ले। लायला ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया था। वो दोनों बारिश में भीगते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। एडनब्रा में कब तेज बारिश होने लगे कुछ समझ नहीं आती थी। ये बात जानते हुए भी छतरियां उनमें से किसी के पास मौजूद नहीं थी। दोनों मुकम्मल तौर पर बारिश में नहा चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम मध्यम रोशनी में दो लड़कियों को कैफे से निकलते हुए वो देख चुका था। उसे बस अपने असल शिकार को पहचानना था। इधर दो लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन बारिश के बाद चेहरा वाजे नहीं हो रहा। वो अपने कान में लगे ब्लूटूथ में बोला। वो लड़की मेहरून सूट में है, सुबह उसने मेहरून सूट ही पहना हुआ था। दूसरी तरफ से जवाब आया था। ये सुनते ही वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। तेज बारिश के बाद मंजर धुंधला होता जा रहा था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए धीमे धीमे कदम रख रहा था। ज़ैना को अपने करीब बढ़ते हुए कदम की चाप तक सुनाई न दी थी। वो लायला से 2 कदम के फासले पर चल रही थी। हालत ये थी कि 2 कदम दूर चलती लायला भी उसे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। एकदम ज़ैना के मुंह पर किसी ने हाथ रखा। वो दबा दबा से चिल्लाकर लायला को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ बंद कर दी गई थी। उसका सांस उखड़ रहा था। आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने हाथों के मुक्के बनाकर पीछे मौजूद शख्स को मारा, लेकिन उसके मुक्कों का पीछे खड़े शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाकर ज़ैना के दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए थे। फिर उसे अपने हिसार में लेते हुए वो पीछे की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। पार्किंग के गेट पर पहुंचकर लायला ने मुड़कर देखा था। ज़ैना वहां नहीं थी। वो चारों अतराफ में देखने लगी थी। ज़ैना कहीं भी नहीं थी। उसने पैंट की जेब में रखा हुआ चाकू फौरन बाहर निकाला। ज़ैना, ज़ैना, वो चिल्लाई। लायला के दूर से आती हुई आवाज़ सुनकर ज़ैना ने हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी उसे अपने हाथों में दबोचे वहां से दूर ले जा रहा था। उस आदमी के कदम मजीद तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। ज़ैना को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। क्या ये उसका इख्तिताम है? क्या वो कभी भी अपने बाप का बदला नहीं ले पाएगी? क्या मौत उसके सामने खड़ी है? वो गहरी सोच में गुम हुई। वो ज़ैना थी और ज़ैना को रास्ते बनाने आते हैं। हाँ, वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं थी, मगर उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से चलता था। उसने अपनी टांग पूरी कुवत के साथ पीछे मौजूद शख्स की टांगों के बीच दे मारी। हील की नोक उस आदमी को इतनी जोर से लगी थी कि वो दर्द के मारे पीछे हटा था। बस एक पल के लिए उसने ज़ैना को छोड़ा और उसी पल में वो उससे दूर भागने लगी थी। लैला! वो नहीं जानती थी कि वो किस सिमत भाग रही है, मगर उसकी आवाज़ सुनकर लैला उसे ज़रूर ढूंढ लेगी। भागते भागते उसकी हील किसी पत्थर से टकराई थी। टक्कर खाते ही वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी थी। उसकी हील टूट चुकी थी। उसने उसने फौरन दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन एकदम कोई शख्स उसकी टांग खींचने लगा था। वो अपनी टांग छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। लैला! वो एक बार फिर चिल्लाई थी। लायला के कानों में जीना की दबी दबी आवाज गूंजी। वो आवाज का ताकुब करते हुए उसकी सिमत तोड़ी थी। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। इस तेज बरसती बारिश के बावजूद भी वो सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उस आदमी की पुष्ट जैन की जानिब थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी हवा में लहराई थी। अपनी दाईं आंख बंद करते हुए बाईं आंख से निशाना लिया।
अगले ही लम्हे उसने अपना पूरा जोर लगाते हुए कुल्हाड़ी आगे की तरफ फेंकी। ये एकदम आदमी की चीख फिजा में बुलंद हुई थी। कुल्हाड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी से दाखिल हुई थी, उसके जिस्म के आर पार हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर जा गिरा था। बारिश के पानी के साथ उसका खून भी उबल उबल कर सड़क पर बहने लगा था और चंद लम्हे तड़पने के बाद उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। वो अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। ज़ैना ने अपनी नजरों से उसे मरते हुए देखा था। उसका सांस फूलने लगा। वो डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई थी। लायला के पास कुल्हाड़ी कब आई और वो उसके लिए कत्ल क्यों करेगी? क्या वाकई ये कत्ल लायला ने किया था? एकदम उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई दिया। वही सियाली बाधा, वही रौबदार चाल, वही दिल दहला देने वाला शख्स। वो उस शख्स को कैसे ना पहचानती? वो उसे बिन देखे भी पहचान सकती थी। वो उस खौफनाक ख्वाब में उसके साथ था, लेकिन वो यूं अचानक उसके सामने क्यों आ जाता था? उसने सेना की जान क्यों बचाई थी? ऐसे ढेर सारे सवाल वो उस शख्स से करना चाहती थी, मगर दोनों अतराफ से ही अल्फाज का तबादला न हुआ। उनके बीच छाई हुई गहरी खामोशी बारिश के शोर में भी सुनाई दी थी। तुम तुम उसके होंठ कपकपा रहे थे। जैन ने कोई जवाब देने के बजाय अपने चोगे से छतरी निकालकर उसे खोला था। फिर छतरी ज़ैना की तरफ बढ़ाई थी। वो बारिश में भीग रही थी और अक्सर बारिश में भीगने के बाद ज़ैना को बुखार हो जाया करता था। ज़ैना ने किसी जादू की ज़ेरे असर छतरी थामी। बारिश मजीद जोर से बरसी, लेकिन ज़ैन की दी गई छतरी तले अब ज़ैना महफूज थी। और वो उसे ना बारिश से फर्क पड़ता था, न ही सड़क पर छाई हुई धुंध से। वो बारिश हो या धुंध, हर बार ज़ैना को ढूंढ लिया करता था। ज़ैना ने छतरी थोड़ी ऊपर उठाकर उस शख्स की तरफ देखना चाहा, मगर तेज बारिश की वजह से वो कुछ भी सही से देख ना पाई थी। उसे यूं ही महसूस हुआ कि उसके सामने कोई साया खड़ा है। ज़ैना, तुम ठीक हो? अपने पीछे से आती लायला की आवाज पर वो चौंकी थी। वो कब से ऐसे खड़ी थी? उसे कुछ अंदाजा नहीं था। उसके सामने खड़ा शख्स कब वहां से चला गया, उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपने पीछे देखा तो वहां लायला खड़ी थी। फिर उसने अपने सामने देखा, ना तो वहां कोई सिया लिबादा वाला शख्स मौजूद था, ना ही उस आदमी की लाश, मगर उसकी दी गई छतरी अब तक उसके हाथ में मौजूद थी। यानी ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत थी। वो ख्वाब में उसके साथ क्यों था? ये राज एक बार फिर से राज रह गया। टांगे सामने मेज पर सजाए डिमन अपने कुर्सी पर बैठा था। इंतजार की इंतहा हो गई थी। अब तक वो क्यों नहीं आई? एकदम कमरे का दरवाजा खुला था और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थी। जियान ने दो टुकड़ों में बटी हुई लाश को लाकर उसके सामने मेज पर रखी थी। वो बारिश में भीगा हुआ था। कपड़ों पर खून के बेतहाशा दाग थे, लेकिन सिया रंग के बदौलत दाग इतने वाजे नहीं हो रहे थे। कहा था कहा था मैंने कि कोई दूसरा शख्स उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। उसकी आंखें गुस्से के मारे सुर्ख हो रही थीं। बारिश में भीगने के बावजूद उसका जिस्म शदीद गर्म पड़ा था। वो मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। कोई दूसरा अगर उसके करीब भी बढ़ा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। वो सर्द मेहरी से कहता हुआ वापस पलटा। डीमन के चेहरे की सख्ती बढ़ गई थी। मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम उस लड़की को मेरे सामने पेश ना कर पाए तो मैं खुद उसे यहाँ ले आऊंगा। फिर देखते हैं कौन किसको मारता है। वो डोडोक अंदाज में गुस्से में भड़क कर बोला था। जियान के बढ़ते हुए कदम थम गए। वो वापस डीमन की तरफ बढ़ा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, चाहे फिर वो तुम ही क्यों ना हो। उसने धमकी के बदले धमकी दी थी। डीमन हल्का सा मुस्कुराया। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन, याद रखना। वो जैसे जियान की धमकी को नजरअंदाज कर गया था। उसके ग्लासगो में 15 दिन आराम से लगने वाले थे। वो या तो जेना का काम आज खत्म कर सकता था, या अब 15 दिन बाद। इंतजार लंबा होता जा रहा था। ठीक है, 15 दिन ही सही, मगर इन 15 दिनों में मुझे कोई दूसरा शख्स उस लड़की के आसपास भटकता नजर न आए। वो धमकी दे रहा था या हुक्म? डीमन समझ ना पाया। मंजूर है। दोनों ने एक दूसरे पर एक सर निगाह डाली थी। अभी उन दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि ब्लेयर कमरे में दाखिल हुआ। सामने मेज पर पड़ी अपने भाई की लाश देखकर उसने एक जोरदार चीख मारी थी। फिर फौरन लाश के करीब भागा। उसका भाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। आंखों में नमी उतरी। वो एकदम रोने लगा था। जियान को कमरे में मौजूद देखकर वो पल भर में ही सब कुछ समझ चुका था। जियान के कपड़ों पर अपने भाई का खून देखकर उसके सर पर जुनून तारी हो चुका था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने इंसान, बल्कि तू तू इंसान कहलाने का लायक भी नहीं है। शैतान है तू, शैतान। वो जियान को नफरत भरी निगाहों से देखकर चिल्लाया था। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चला जा। वो किसी जिल्लात की तरह ब्लेयर की जानिब देख रहा था। मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे, अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। वो मजीद जोर से चिल्लाया।
उसका चिल्लाना जियान को मजीद गुस्सा दिला रहा था। जियान के कदम उसके जाने बढ़े थे। वो ब्लेयर के एन मुकाबिल खड़ा था। डीमन खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। उसे खून खराबा बेहद पसंद था। वो कभी भी दोनों को रोकने वाला नहीं था। ब्लेयर ने मौत के फरिश्ते को अपने इतने करीब देखा तो लम्हा भर के लिए उसकी रूह कांप उठी थी। वो डरते डरते अपनी जान बचाते हुए कमरे से बाहर भागा था और जियान ने उसे जाने दिया। जेना इस वक्त लिजा के घर पर मौजूद थी। लिजा के कमरे में आकर उसने सबसे पहले कपड़े बदले थे, फिर बाल सुखाए। अब वो कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे लिजा के बेड पर बैठी थी। लिजा अभी थोड़ी देर पहले ही सूप का ऑर्डर देकर कमरे में वापस आई थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस शख्स ने तुम्हारी आज जान बचाई थी वही तुम्हारे ख्वाब में आया था और वही शख्स उस रात तुम्हें बहिफाजत रोड तक छोड़कर गया था। जेना उसे हर्फ हर्फ सब बता चुकी थी। हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हर बार मेरे रास्ते में क्यों आता है। उसने मेरी जान क्यों बचाई? गहरी सोच में गुम वो उन सब बातों का जवाब ढूंढ रही थी। क्या पता वो तुम्हें पसंद करता हो इसलिए आज तुम्हें बचाने आया हो। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। उसे लीजा की ये बात बेहद अजीब लगी थी। चेहरे पर नागवारी उतरी। और तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उसको देखकर नहीं लगता कि वो कभी मोहब्बत कर सकता है। उसके वजूद से खौफ आता है। वो सामने खड़ा हो तो मौत सर पर मंडलाती महसूस होती है। वो जियान के बारे में सोच रही थी, बल्कि बेहद ज्यादा सोच रही थी। लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई है। क्या मालूम वो दूसरे के लिए मौत का फरिश्ता हो मगर तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता हो। सोचो जेना, वो ऐसे ही तो तुम्हारी जान बचाने नहीं आया था। और तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी उससे पहली नजर में मोहब्बत हो चुकी है, वरना तुम उसके बारे में इतना ना सोचती। लीजा मुस्कुराते हुए अपनी बात करके खामोश हुई थी। वो उसके दिमाग में प्यार जैसा जज्बा जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भूल गई थी कि दिल भी तो फूल की मानिंद होता है। एक बार मुरझा जाए तो फिर दोबारा खिलने के काबिल नहीं रहता। लोगों को होती होंगी पहली नजर में मोहब्बत, मुझे तो पहली नजर में नफरत होती है। उसने एक सर्द निगाह लीजा पर डालते हुए बोला। और अब तुम अपनी बकवास बंद करोगी? रही बात उस शख्स के बारे में सोचने की, तो मुझे लगता है कि वो डीमन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मेरा काम आ सकता है। जिस महारत के साथ उसने मेरे सामने कत्ल किया, लगता है कि वो इस काम में काफी माहिर है। क्या पता मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए। आंखें गहरी हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तो तुम डीमन को कत्ल करने का सोच रही हो? उसने हैरत से जैना की तरफ देखा। वो वाकई पागल हो गई थी। जैना ने कोई जवाब न दिया। तुम पागल हो जैना। तुम कब छोड़ोगी इस सब का पीछा? डीमन से बदला लेने का ख्याल तुम्हें पागल कर रहा है। आज तुम उसे कत्ल करने का सोच रही हो, कल कर डालोगी। ये पागलपन है। तुम सिर्फ खुद को बर्बाद कर रही हो। अभी भी वक्त है जैना, ये पागलपन छोड़ दो। उसने फिक्रमंदी के आलम में जैना को समझाने की कोशिश की। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने इस पागलपन का अंजाम जानती हूँ और ये जानते हुए ही मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था। मैं डीमन को नहीं बख्शूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज जैना, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। बस तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। वो रुहासी आवाज में बोली। कितना तकलीफ दे होता है ना, अपने दोस्त को अपने सामने बर्बाद होता हुआ देखना और उनके लिए कुछ भी ना कर पाना। जानती हूँ, मैंने सोचा था कि मैं डीमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, उसे कोर्ट में घसीटूंगी, लेकिन इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस घड़ी पर मुझे यकीन था कि वो मेरे काम आएगी, उसका पासवर्ड क्रैक करना नामुमकिन लग रहा है। मेरे पास घड़ी को खोलने की सिर्फ 3 मौके थे। मैं 2 ज़ाय कर चुकी हूँ। आखिरी बार भी अगर गलत पासवर्ड डाला तो घड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। घड़ी उसके कुछ काम न आ सकी थी। दूसरी तरफ डीमन मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि वो मुझे मारे मुझे कुछ करना होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, आई लव यू। उसने झट से अपना सर जेना के कंधे पर रख दिया था, फिर अपने बाजू जेना के गिर्द लपेटे। जेना की आंखों में हल्की सी नमी दौड़ी। लिजा उससे लिपटी बैठी रही। उसने अपने जज्बात काबू में रखने की कोशिश की थी, मगर वो न रख पाई। उसने भी लिजा को गले से लगा लिया था। आंखें रोना चाहती थी, मगर वो अपने आंसू काबू में किए हुए बैठी थी। आखिर वो भी एक इंसान थी, जज्बात वो भी रखती थी। लेकिन जंग जज्बात के साथ नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए उसने सदियों पहले ही अपने जज्बात को महसूस करना छोड़ दिया था। सुबह होते ही बारिश थम गई थी। मौसम थोड़ा खिल चुका था। आसमान पर छाए सिया घटाएं सुबह के उजाले में गायब हो गई थी। वो लिजा के घर से बाहर निकल रही थी। लिजा को किसी शूट के लिए जाना था, इसलिए वो जेना को ड्रॉप नहीं कर सकती थी। घर के सामने खड़े सिया गाड़ी में आकर जेना बैठी थी। पिक करने के लिए शुक्रिया। उसके बैठते साथ असलान ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। कल जब तुम्हारी कॉल आई उस वक्त मैं नीचे बेसमेंट में थी। फिर रात को होने वाले हमले के बाद मुझे ख्याल ही नहीं रहा तुम्हें कॉल करने का। हाँ, वो मुझे यजीन के मुतालिक बात करनी थी। वो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था।
कल का ट्रिप कैसा रहा? यज़ेन तो ठीक है ना? पता नहीं, मैं कल से यज़ेन को लेकर काफ़ी उलझा हुआ हूँ। कल वो एकदम ही रॉयल माइल से गायब हो गया था। मैं काफ़ी देर उसे वहाँ ढूँढता रहा, मगर वो मुझे नहीं मिला। मैं अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल गया था, इसलिए मैं वापस विक्टोरिया स्ट्रीट गया था। गाड़ी से फ़ोन निकालने के बाद मैंने यसीन को बहुत कॉल्स की थी, मगर उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने तुम्हें कॉल्स की, लेकिन तुमने भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो सांस लेने के लिए रुका था। मुझे यसीन की हद से ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। वो मेरी जिम्मेदारी था, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक आ गया, वो वहाँ भी नहीं था। फिर मैं उसके घर गया। घर के बाहर पहुंचकर मैंने यसीन को वॉइस मैसेज किया था कि मैं उसके घर के बाहर हूँ, और उसने आगे से पता है क्या मैसेज किया? उसने ज़ेना की तरफ देखा, जो बड़ी गौर से उसकी सारी बात सुन रही थी। ज़ेना ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसने कहा कि मेरे घर से चले जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना। ज़ेना, मैं नहीं जानता, मगर मगर उसका वो मैसेज बहुत अजीब था। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद नहीं करता और ना उसे मुझसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी है। लेकिन ये ज़ेन कभी इतना मुंहफट नहीं हो सकता कि वो मेरे मुंह पर मुझे मिलने से इनकार कर दे। कुछ तो अजीब है उसमें। वो गहरी उलझन का शिकार था। आई आई एम सॉरी। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे दोस्त बनाना नहीं पसंद, न ही घूमना फिरना पसंद है। वो लोगों से हद से ज़्यादा दूर रहता है। फिर भी मैंने तुम्हारी दोस्ती उससे करवाने का सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम जैसा ज़िंदगी जीने वाला इंसान यासीन के साथ होगा तो शायद वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वो नॉर्मल लोगों की तरह जीने लगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अपने इतने मसाइल हैं कि मुझे खुद भी नहीं याद कि मैं आखिरी बार कब दिल से मुस्कुराई थी। ऐसे में मैं यसीन को कैसे खुश रख सकती हूँ? सच कहूँ तो मुझे अपने मुस्कुराने ना मुस्कुराने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मुस्कुराने से फ़र्क पड़ता है। वो यसीन को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। वो कैसे उसके हाल पर छोड़ देती उसे। हम दोनों ने ज़िंदगी में बहुत गम देखे हैं। हम दोनों घायल गज़ाइल हैं। हम बिस्मिल हैं। बस फ़र्क इतना है कि इन गमों ने मुझे सर्द बनाया, घायल गज़ाइल से मजबूत तर बनाया, बिस्मिल से ज़ख्मगर बनाया, हर चीज़ से लड़ना सिखाया। वो लम्हे भर को रुकी, मगर यज़ीन के मामले में सब मुख्तलिफ हुआ। वो खुद से ही खौफ खाने लगा, दुनिया से दूर रहने लगा। वो डिप्रेशन में चला गया। उसे पैनिक अटैक आने लगे। सोशल एंजाइटी हद से ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने डर से लड़ने के बजाय डर के साथ जीता रहा है। वो मेरी तरह सर्द नहीं बना, वो मासूम ही रहा। और दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो इतना दुख दर्द सहने के बावजूद भी अपने अंदर की बुराई को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो फरिश्ता सिफत इंसान है, इसलिए वो दुनिया की हर खुशी का हकदार है। वो दिल से यसेन का दर्द महसूस कर सकती थी, इसलिए वो यसेन की इतनी परवाह करती थी। मैं एक सर्वाइवर हूँ, मगर यसेन वो एक विक्टिम है। वो अपनी आखिरी बात कहते हुए मुंह मोड़कर गाड़ी की शीशे से बाहर देखने लगी। मुझे नहीं लगता कि यसेन को सिर्फ मामूली से डिप्रेशन, पैनिक अटैक और सोशल एंजाइटी है। जिस तरह वो कभी कभी बर्ताव करता है जैसे वो अपने ही साय से डर जाता है, मुझे लगता है कि उसे कोई नफ्सियाती मसला है। हमें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए। उसने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की। तो तुम्हें लगता है कि यज़ीन पागल है? उसे असलान की बात का काफ़ी बुरा लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पागल नहीं है, बीमार है, और बीमार का इलाज करवाया जाता है। सेना के चेहरे पर सख्ती छा गई थी। उसे असलान की बातें पसंद नहीं आ रही थी। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। यज़ीन के मसाइल मैं या तुम हल नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके दोस्त हैं, उसे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन हम उसका इलाज नहीं कर सकते। और थेरेपिस्ट के पास सिर्फ पागल थोड़ी जाते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम तो ऐसी बात ना करो। सच कहूँ तो हम सबको कहीं ना कहीं थेरेपी की जरूरत होती है। उसकी बात सुनकर ज़ेना खामोश हो गई थी। मैं यसीन से बात करूंगी इस बारे में। थोड़ी देर बाद असलान की बात पर गौर करने के बाद वो बोली, एक बात पूछूं? उसकी बात पर ज़ेना ने इस बात में सर हिलाया था। क्या तुम यज़ेन? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। मैंने मोहब्बत करने का कभी नहीं सोचा। वो उसका सवाल समझ चुकी थी। असलान शर्मिंदा होते हुए खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी यासीन के घर के सामने आकर रुकी थी। जेना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मोहब्बत कभी सोचकर नहीं होती। ये वो जज्बा है जो इंसान के हवासों पर हावी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। जानती हूँ, इसलिए मोहब्बत से डरती हूँ। दिल में नफरत सजाकर मोहब्बत को जगह नहीं दे सकती। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए गाड़ी से उतर गई थी। अजलान की गाड़ी मंजरे आम से गायब होती हुई दिखाई दी। जॉर्डन शराब के नशे में चूर घर वापस लौटा। आजकल वो देर रात तक घर से बाहर रहता था, फिर आधी रात के वक्त नशे में मदहोश होकर घर वापस लौटता था। जब से उसकी बीवी उसे छोड़कर गई थी, जॉर्डन अपने हवास खो चुका था। अपनी बीवी की बेवफाई का गम वो यूं ही नशे करके मनाता था।
वो घर में दाखिल हुआ तो सामने एक बच्चे को फर्श पर लेटा पाया। वो बहुत पुरसकून नींद सो रहा था। उस छोटे से मासूम बच्चे को देखकर जॉर्डन के चेहरे पर सख्ती छा गई थी। उसकी बीवी जाते जाते अपनी आखिरी निशानी उधर ही छोड़ गई थी। वो जब जब उस बच्चे को देखता था, उसे अपनी बीवी याद आती थी और साथ में उसकी बेवफाई भी। उसने एक जोरदार लात बच्चे के पेट में मारी थी। बच्चा जो कि बेखबर सो रहा था, दूर जाकर दीवार से टकराया। एकदम उसकी आंख खुली थी। अपने सौतेले बाप को सामने देखकर उसकी सांसें फूलने लगी थी। आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई थी। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा था कि जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। खुद तो अपने आशिक के साथ भाग गई और अपनी गंदगी मेरे पास छोड़ गई। वो नफरत और हकारत भरी निगाहों से यसेन की तरफ देखते हुए बोला। यसेन दीवार के साथ लगा दरासे में बैठा था। यसेन को देखते ही जॉर्डन को अपनी मोहब्बत और उसकी बेवफाई फिर से याद आई। वो अपने आपे से बाहर होने लगा। यसेन को अपनी तरफ जॉर्डन के बढ़ते हुए कदम दिखाई दिए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पर पड़ा था। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। वो एक के बाद एक थप्पड़ खाता गया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। जॉर्डन का घर वीरान जंगल के करीब था। आस पड़ोस में कोई नहीं रहता था, इसलिए यसीन की चीखों पुकार का कोई फायदा नहीं था। घटिया औरत की घटिया औलाद, बिच। वो एक से एक गंदी गाली उसके माँ के लिए निकालता, साथ ही साथ थप्पड़ यसीन के गाल पर मारता था। यसीन के गाल थप्पड़ खाने की वजह से शदीद सुर्ख हो गए थे। उसके होठों से खून रस रहा था। आंखें रो रो कर थक गई थी। मामा, मामा। वो रो रहा था, चीख रहा था, तड़प रहा था, मगर ना तो कोई उसकी मदद को आया और ना ही जॉर्डन को उस पर रहम। चंद लम्हों में ही यजीन के पूरे जिस्म पर जॉर्डन के थप्पड़ के निशान छप चुके थे। वो अपने कमरे में फर्श पर बैठा खुद को शीशे में घूर रहा था। उसने एक थप्पड़ अपने मुंह पर रसीद किया था। फिर गाल पर छपे हुए थप्पड़ के निशान को देखकर वो बेतरतीब सांस लेने लगा। आंखों में खौफ की लहर दौड़ी, जिस्म थर थर कांपने लगा था। उसने अपने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। एकदम उसका सांस फूलने लगा था। उसने खुलकर सांस लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। सिसकियों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। उसने फिर से एक थप्पड़ अपने मुंह पर रसीद किया। आंखों से आंसू छलके एकदम ही वो हिचकियों के साथ रोने लगा था। उसने एक थप्पड़ मजीद खुद के गाल पर मारा। अब की बार उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। वो पागलों की तरह कमरे में बैठा अपने आप को थप्पड़ मार रहा था। वो पहले एक गाल पर थप्पड़ मारता, फिर बिना रुके दूसरे गाल पर। ज़ैना ये ज़ैन के घर में दाखिल हुई थी। टीवी लॉन्च खाली पड़ा था। लूना सोफे पर लेटी सो रही थी। किचन भी मुकम्मल वीरान था। ये ज़ैन अब तक सोकर नहीं उठा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मामा, मामा। एकदम उसे ऊपर की जानिब से यसीन की चिल्लाने की आवाज आई। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो बिना कोई लम्हा जाया किए यसीन के कमरे की तरफ भागी थी। ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचकर उसने यसीन के कमरे का दरवाजा खोला और सामने यसीन को इस हालत में देखकर ज़ैना के चेहरे पर गहरी परेशानी छा गई थी। वो झट से यसीन के पास आई। यसीन के गाल शदीद सुर्ख पड़ चुके थे। होंठ और नाक से खून रस रहा था, लेकिन वो एक लम्हे को भी नहीं रुका। वो खुद को खुद थप्पड़ मारता और फिर खुद ही रोने लगता। यज़ेन, यज़ेन बस करो। वो यज़ेन के करीब जाकर बैठी थी। उसने यज़ेन के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो चुका था। मामा, मुझे मामा के पास जाना है। वो बच्चों की तरह रोते हुए ज़ैना से फरियाद करने लगा था। ज़ैना ने उसके हाथ अपने हाथों में थामे। वो उसके साथ महफूज था। मामा, मामा किधर है ज़ैना? ज़ैना की जानिब देखते हुए बोला। ज़ैना ने उसे पुरसकून करने के लिए उसके बालों में नरमी से हाथ फेरा, फिर उसका सर अपनी गोद में रखा। वो अब तक हिचकियों के साथ रो रहा था। ज़ैना, मुझे मामा के पास जाना है। वो बच्चों की तरह जिद करने लगा। ज़ैना कुछ ना कह पाई। वो उससे क्या कहती? यही कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। यज़ेन उसकी गोद में सर रखकर आंसू बहा रहा था, बार बार अपनी माँ को पुकारता, लेकिन हर बार की तरह उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ज़ैना प्लीज मामा को ढूंढो प्लीज। उसने अपना सर ज़ैना की गोद से उठाया, फिर ज़ैना की जानिब देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला था। ज़ैना ने बस इस्पात में सिर हिलाया था, फिर बिना कुछ बोले उसे अपने गले से लगा लिया। तुम्हारी गार्डियन एंजल तुम्हारे साथ है। उसने यसीन के बालों में नरमी के साथ हाथ फेर दिया। यसीन तो बहुत बहादुर है, वो तो नहीं रोता है ऐसे, है ना? वो उसे बच्चों की तरह बहला रही थी। यसीन रोते रोते एकदम ही खामोश हो गया, मगर उसकी चलती हुई ना हमवार सांसें ज़ैना महसूस कर सकती थी। यसीन के पास तो उसकी दोस्त भी है, उसकी गार्डियन एंजल भी है। भला मैं तुम्हें ऐसे रोने दूंगी? मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें किसी और की क्या जरूरत?
वो बेहद प्यारा और नरमी के साथ बोल रही थी। मगर ममा, वो मुझे क्यों छोड़ गई? मुझे मुझे उनसे मिलना है। वो जल्द वापस आएंगी, लेकिन पहले तुम्हें रोना बंद करना होगा। वो खुद भी नहीं जानती थी कि झूठ वो कितनी बार येज़ेन से बोल चुकी थी, मगर वो सेना के बात पर इतना अंधा एतमाद करता था कि हर बार उसकी बात पर यकीन कर लिया करता था। क्या सच में? चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागी। वो झट से सेना से अलग होते हुए उसकी जानिब देखकर बोला था, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती येज़ेन, तुम जानते हो ना? उसने यासीन के गाल से आंसू साफ किए थे, फिर उसके होठों से रिसते हुए खून को अपनी उंगलियों से साफ किया था। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? यासीन ने झट से सर अलसफात में हिलाया था। तो चलो उठो और मुंह धोकर आओ, फिर हम मिलकर नाश्ता करेंगे। वो अपनी जगह से उठी, हाथ आगे बढ़ाकर यासीन को उठाने की कोशिश की। यासीन उसका हाथ थामते हुए उठ खड़ा हुआ था। गुड बॉय, उसने यासीन को शाबाशी दी थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और ज़ैनब वहां बैठकर यासीन के बारे में सोचने लगी। असलान सही कह रहा था। यासीन की हालत दिन ब दिन मजीद खराब हो रही थी, मगर वो यासीन को कुछ नहीं होने देगी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसके साथ खड़ी रहेगी। कैफे पर सुबह के वक्त अक्सर ही ज्यादा रश होता था। हर कोई जल्दी जल्दी अपना नाश्ता पूरा करने में मसरूफ दिखाई दे रहा था। वो कैफे के अंदर दाखिल हुआ। हर एक इंसान से हाय हेलो करने के बाद काउंटर के पास आकर रुका था। 2 कप कॉफी प्लीज, वो अपनी आवाज को रौबदार बनाते हुए मुंह चढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। काउंटर पर खड़ी हुई लड़की ने एक नजर उसे घूरा और उस शख्स को देखते ही वो तिलमिला उठी। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं खुद बना लेता हूँ कॉफी, तुम पियोगी? लायला की एक नजर डालते ही उसकी सारी हवाइयां उड़ गई थी। निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग न खराब करना आज। उसने अजलान को जाने का इशारा किया। आज तो मैं ज्यादा ही गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ है। क्या हुआ है? ये सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? उसे मजीद चढ़ाते हुए बोला था। अगले ही लम्हे एक थप्पड़ उसके कमर पर पड़ा था। तुमसे तो बहुत बेहतर ही है मेरी शक्ल, आए बड़े छिचंदर कहीं के। काश कद की जगह अकल बढ़ जाती। वो गुस्से में दबा दबा चल रही। अजलान अब तक कमर पकड़ के खड़ा था। कम से कम मेरा कद तो लंबा है ना? उसने अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहा था। हाथ को लायला के सर के ऊपर से गुजारा था। वो उसके हाथ से काफी नीचे थी। लायला ने गुस्से में जोरदार मुक्का उसके कमर में रसीद किया। आइंदा मुझे मारने से पहले, वो लायला को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोला। क्या आइंदा? हाँ हाँ बोलो। वो कमर पर हाथ बांधते हुए असलान की जानी बढ़ी थी। मैं कह रहा था कि आइंदा मारने से पहले बता देना ताकि मैं वहां से भाग सकूं। वो भीगी बिल्ली की तरह डरते डरते बोला था। लायला कोई जवाब दिए बिना ही बस उसे गुस्से से घूरती रही थी। हुआ क्या है? मैंने तो इतने दिनों से ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है जो तुम्हें गुस्सा दिलाए। फिर क्यों तपी हुई हो? वो आज वाकई ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। तुमने कुछ नहीं किया? अच्छा, और वो जो तुमने अपनी दोस्त मेरे सर पर मुसल्लत की है उसका क्या? वो लड़की तुम्हारी कमी पूरे करने के लिए काफी है। वो एकदम भड़क उठी थी। काउंटर की जाने बढ़ता हुआ एक कस्टमर लायला का गुस्सा देखकर डरते डरते वापस अपनी जगह पर जा बैठा था। क्या कर दिया उसने? वो काउंटर पर रखे पैनकेक खाने लगा। उसे मेरी हर बात से मसला होता है, कोई भी बात सुनती भी नहीं है वो। मैं उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ, उसे मेरी बात माननी चाहिए। तो मतलब तुम्हें बिल्कुल अपनी जैसी स्टूडेंट मिली है? वो मुस्कुराते हुए सामने से ट्रे में सजी हुई ब्लूबेरी पेस्ट्री को खाने लगा था। लायला ने उसके हाथ से पेस्ट्री खींचकर वापस काउंटर पर पड़ी ट्रे में रख दी थी। ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर मुफ्त में सब खाने। वो आज अल्फाज की जगह मुंह से अंगारे बरसा रही थी। मेरे खाने को नजर मत लगाओ। दिन के अगर 2-3 पेस्ट्रीज, 4-5 पैनकेक और 3 कप कॉफी पी लेता हूँ तो इतने में तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा? उसने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए शहादत की उंगली लायला को दिखाई थी। लायला ने झट से उसकी उंगली पकड़कर मरोड़ी और असलान बस दर्द के मारे कराहता रहा था। ये मत भूलो कि लोग इस कैफे में मेरी वजह से आते हैं। मैं हूँ ही इतना खुश इखलाक। तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर तो वैसे भी कस्टमर भाग जाएंगे। वो अपनी उंगली थामे खड़ा था। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चिड़चिड़ की ना तो तुम्हारी दोस्त को मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारी दोस्त। वैसे भी बड़ी ही अहमियत दी जा रही है उसे। वो चलते बुनते बोली थी। जेलसी हो रही है ना? वो उसे मजी चढ़ा रहा था। देख रही हूँ मैं, आजकल तुम्हें ज्यादा ही टेटे करने की आदत हो गई है। लगता है तुम्हें नट भी टाइट करने ही पड़ेंगे। गुस्से के मारे उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। अच्छा यार, माफ कर दो मुझे। अब नहीं करूंगा टेटे, बस जेना की मदद कर दो प्लीज लायला। एक बार और बोलो प्लीज। वो हाथ बांधे इतराते हुए बोली थी। प्लीज लैला प्लीज। एक बार और। प्लीज। खुदा ही जाने उसने कितनी बार प्लीज बोला होगा। उसने स्याह पैंट के ऊपर कैरेमल रंग का बिना आस्तीन वाला स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर के नीचे पहनी हुई सफेद शर्ट का कॉलर और बाजू ऐन नुमाया थे। वो तेज तेज चलते हुए लाइब्रेरी की जानी बढ़ रहा था। लूना उसके आगे आगे भागती हुई नजर आ रही थी।
उसके साथ चलते ज़ैना सिया ट्राउजर के ऊपर स्याही हुड पहने हुए थी। मामूल से हटकर आज पैरों में जॉगर्स पहने हुए थे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। लाइब्रेरी के शटर से टेक लगाए खड़ा अधेड़ उम्र आदमी येजेन को देखकर बोला। येजेन ने थूक निकला। चेहरे पर घबराहट फैल गई थी। वो उस दुकान का मकान मालिक था। यकीनन वो किराया लेने आया होगा। उसके बढ़ते तेज कदम मद्धम पड़ गए थे। कब तक इरादा है मेरा किराया अदा करने का? वो भड़क उठा। अगले महीने। वो एक एक लफ्ज मुश्किल से अदा कर रहा था। अगले महीने का शुरू में आपको किराया मिल जाएगा। जैना उसकी घबराहट को भापते हुए बोली। ओ बीबी, तुम कौन हो? मेरी और इसकी बात में बोलने वाली तुम होती कौन हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए जैना की जानिब देखने लगा। हाँ बता, कब देगा मेरे पैसे? फिर वो 2 कदम आगे बढ़े और यासीन डरते डरते 2 कदम पीछे हटा। उसने एकदम ही यासीन का गिरबान थाम लिया था। अगले महीने। वो खुद की नाहमवार होती हुई सांसों को थामने की कोशिश कर रहा था। पिछले माह भी तूने यही बोला था। उसने मजीद जोर से यासीन का गिरबान थामा था। यासीन की सांसें फूलने लगी। उसे छोड़ो फौरन, मैंने कहा इसका गिरबान छोड़ो। जैना अपनी पूरी कुवत के साथ चिल्लाई। इर्द गिर्द लोग का रश जमा होना शुरू हो गया था। ए लड़की, तू जो भी कोई है, हमारे मामले से दूर रहे। मैंने कहा इसका गिरेबान छोड़। वो यजीन के करीब आई, फिर उसका गिरेबान छुड़वाने लगी। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो पसीज खड़ा था। यजीन का जिस्म थर थर कांप रहा था। वो बस रो देने को था। जैना मुसलसल जोई के हाथ यजीन के गिरेबान से हटाने की कोशिश कर रही थी। हट लड़की। उसने जैना को दूर धक्का दिया था। वो खुद को संभालते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिरी। चेहरा गुस्से के मारे सूख पड़ गया था। उसने सर उठाकर सर्द निगाहों से जोई को देखा था। निकाल मेरे पैसे, अभी और इसी वक्त। उसने एक मुक्का यसीन के पेट पर मारा था। जैना ने मुड़कर यसीन को देखा। वो दर्द से करा रहा था। गुस्से में सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ वो जमीन से उठ खड़ी हुई थी। फिर दोबारा जोई के करीब जाकर खड़ी हुई। बैग से अपना वकालत का लाइसेंस निकालकर उसने जोई के सामने किया। रेंट स्कॉटलैंड एक्ट 1984 की दफा नंबर 22 के तहत ये सब हरासा के जिम्मे में आता है, जिसकी सजा भारी जुर्माना या 2 साल तक की कैद है, और अगर मैं चाहूँ तो दोनों भी हो सकती है। वो पुरसकून खड़ी सपाट लहजे में चिल्लाई। जोई का उठता हुआ अगला हाथ एकदम थम गया था। ओए लड़की। और हाँ, क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2010 की दफा 38 के तहत किसी इंसान को अवामी मकाम पर धमकाने, उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आने पर भारी जुर्माना या 12 माह की कैद तक हो सकती है। और मैं फिर से याद दिलाती चलूं कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दोनों सजाएं भी मिल सकती हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले मजे से बोल रही थी। जोई की हवाइयां उड़ चुकी थी। देखो आप। उसकी बात करने की टोन बदल चुकी थी। सेक्सुअल ऑफेंसेस स्कॉट एक्ट 2009 के तहत मुझे मेरे इजाजत के बगैर हाथ लगाने, धक्का देने और मेरे साथ गलीज अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम पर इतने केस करूंगी कि सारी जिंदगी भी उनको हल नहीं कर पाओगे। वो अपनी सर्द सुरमई आंखों के साथ जॉय को घूर रही थी। जॉय ने तिलमिलाते हुए येजेन को छोड़ा। येजेन अपने सांस बहाल करने की कोशिश करने लगा। जाते हो या अभी केस करूं तुम पर? वो गुर्राई। कल शाम तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मेरी दुकान खाली करो। वो आखिरी धमकी देते हुए वापस चल दिया। बस हो गया तमाशा खत्म, अब आप सब जा सकते हैं। वो लोगों के लगे हुए रश की जानिब देखते हुए बोली थी। ये जैन ने एक नजर उठाकर जैना को देखा था। जब तक वो उसके साथ थी उसे किसी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अजलान अपने काम के सिलसिले में के पैसे बहुत पहले ही निकल चुका था। ये जैन अपनी लाइब्रेरी के काउंटर पर मौजूद गहरी सोच में गुम था। वो 2 माह का किराया एक साथ कहाँ से लाएगा? उसकी आमदनी का वाहिद जरिया ये लाइब्रेरी थी। मगर जब से ऑनलाइन किताबें पढ़ने का रिवाज शुरू हुआ था, लोगों का रुझान लाइब्रेरी की जानिब से कम हो गया था। यहाँ आने वाले लोग 90% बस इंस्टाग्राम के स्टोरीज, रील्स और तस्वीरें के सिलसिले में ही आते थे। बहुत कम लोग थे जो यहाँ एक पुरसुकून माहौल की तलाश में आते थे, ताकि वो अपनी पसंदीदा किताब का लुत्फ उठा सकें। दूसरी जानिब जैना लाइला के साथ बेसमेंट में मौजूद थी। कोने में लटका हुआ बोसीदा सा बॉक्सिंग बैग आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे थे। बाल हल्के जूड़े में बांध रखे थे। बायां पाँव थोड़ा आगे, दायां पाँव कंधे के बराबर और हाथ ऊपर नाक के सामने। लाइला उसकी पोजीशन दुरुस्त करवा रही थी। जैना ने पहला मुक्का बॉक्सिंग बैग पर मारा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार कम हो गई थी। जैना, फोकस करो। वो जैना को ढीला पड़ते हुए देख कर बोली। जैना की ट्रेनिंग और लाइला के सब्र का इम्तिहान जारी था। घर का दरवाजा खुला। मध्यम मध्यम कदम उठाता वो अंदर दाखिल हुआ था। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। यजेन ने एक एक करके तमाम लाइट्स ऑन की थी।
उसे अंधेरे से कुफत होती थी। वो अंधेरों से डरता था। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम खुद से ही बेजार आ जाते हैं? ऐसा महसूस होता है कि हम किसी दूसरे की जिंदगी में तो क्या, अपनी जिंदगी में भी अहम किरदार अदा नहीं कर रहे। हम थक जाते हैं, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ते लड़ते। हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि खुद से खुद ही हार मान लेते हैं। हम अपनी जात में मौजूद खामियों को भूलना चाहे भी तो ये दुनिया बार बार हमें हमारी खामियां और कमियां याद दिलवाती रहती है। वो टीवी लॉन्च में मौजूद सोफे पर आकर बैठ चुका था। गोद में रखी हुई डायरी में वो अपनी दिल की हाल लिख रहा था। ऐनक उतारते हुए उसने अपनी नम होती हुई आंखों को साफ किया। लूना उसके कंधे पर चढ़ रही थी। उसने नरमी के साथ लूना को अपने हाथ में लिया, उसके सर पर हाथ फेरा। फिर लूना को मेज पर रखी हुई गेंद नजर आई तो वो फौरन उसकी जानिब लपकी। मैं हूँ कमजोर, बुजदिल और डरपोक और खुद से बेजार शख्स, लेकिन ऐसा बनने में मेरा क्या कसूर? अगर मैं बाकी मर्दों की तरह निडर, बहादुर और पुरएतमाद नहीं हूँ तो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बिना किसी कसूर, बिना किसी सफाई के हर बार सजा मुझे क्यों सुनाई दी जाती है? क्यों मुझे ऐसा एहसास दिलवाया जाता है कि मैं बाकी लोगों से कम हूँ? अगर कोई मेरा गिरेबान पकड़ेगा तो मैं अपना दिफा नहीं कर पाऊंगा। क्यों हूँ मैं ऐसा? क्यों? वो अपने बाल नोच रहा था। ये सवाल बार बार उसके दिमाग में जगमगा रहा था। मैं जोई के पैसे कहाँ से लाऊंगा? कल अगर उसे किराया ना दिया तो वो फिर कोई तमाशा लगाएगा। मेरी परेशानियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ क्यों जाती हैं? नफरत है मुझे इस जिंदगी से। उसने आज होने वाली एक एक बात डायरी में लिख डाली थी। सर झुकाए तन्हा बैठे वो रोता गया, बस रोता गया। और वो कर भी क्या सकता था? उसकी ये रात भी हर रात की तरह खुद से नफरत करते हुए बीतने वाली थी। थोड़ी देर में यूं ही सोफे पर बैठे बैठे उसे नींद आने लगी थी। वो कब यहाँ बैठे बैठे सो गया, उसे कुछ होश नहीं रहा था। तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी। उसके कदमों की चाप गहरे सन्नाटे में सुनाई देने लगी थी। वो टीवी लॉन्च में लगे हुए छोटे सोफे पर आकर बैठा। सामने बड़े सोफे की जानिब बगौर देखा। फिर मेज पर पड़ी हुई डायरी को एक नजर देखा। डायरी उठाकर अपने हाथ में थामी। जियान सफे पलटते हुए डायरी पढ़ रहा था। एकदम उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, चेहरे पर सख्ती छा गई थी। वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ये जैन को कोई तकलीफ पहुंचाए और वो जैन के हाथों बच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। रात के अंधेरे में वो एक बार फिर शिकार पर निकल चुका था। आसमान पर छाई स्याही में देखने वाले को यूं मालूम होता था कि कोई परछाई तेज तेज कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ रही है। जंगल के बीचों बीच वीरान सड़क पर चलती हुई गाड़ी उसे अपने करीब आती दिखाई दे रही थी। वो सड़क के दरमियान में खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे हॉर्न मारा था, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी न हिला था। गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट्स में उसका वजूद वाज़ेह हुआ। ए लड़के, सामने से हट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जोए चेहरा गाड़ी के शीशे से बाहर निकालते हुए चिल्लाया। यूं मालूम पड़ता था कि सामने खड़ा शख्स अपनी जगह पर जम चुका है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो एक बार फिर चिल्लाया। थक हार कर जोए गाड़ी से बाहर निकला था। तेज तेज कदम बढ़ाते हुए सामने खड़ी हुई मखलूक की जाने बढ़ा। मरने का इरादा है तो किसी और की गाड़ी के आगे आकर मर, चल अब हट यहाँ से। जोए ने जैन को धक्का दिया। मौत सामने खड़ी हो तो उसे दूर जाने का नहीं कहते, खुशी के साथ उसे कबूल करते हैं। वो वापस पलटा। जॉय को पल भर के लिए धचका लगा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कानों में सुर फूंका है। कौन? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। उसने अपना हाथ चौके से बाहर निकाला। हाथ में थामी हुई कुल्हाड़ी नुमाया हुई। जॉय के होश व हवास उड़ चुके थे। जैन की सर्द गहरी आंखें जो गुस्से में सुर्ख हो रही थीं, उन्हें देखकर खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ी। वो भागने के लिए वापस पलटा। जैन ने एक जोरदार लात उसकी कमर में मारी थी। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा था। सर्द हवाओं के बावजूद जोए के ठंडे पसीने छूटने लगे थे। जैन का बढ़ता हुआ एक एक कदम उसे उसके मौत के करीब ले जा रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। वो हाथ जोड़े रोते हुए मिन्नत करने लगा। मैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था। जियान ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई थी। जोई की सांसें साकिन हो गई। वो भागना चाहता था मगर भाग न पाया। चीख चीख कर उसका गला खुश्क हो गया था, लेकिन उसकी मदद को कोई न आया था। अभी वो जमीन से उठकर भागने का सोच ही रहा था कि कुल्हाड़ी ऐन उसकी गर्दन की हड्डी पर आकर लगी थी। जोई की दर्दनाक चीख फिजा में बुलंद हुई। वो जमीन पर तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जमीन जो बारिश के पानी में हल्की हल्की भीगी हुई थी, जोई के खून से लथपथ हो गई थी। जैन की गहरी होती मुस्कुराहट वो आखिरी चीज थी जो जोई ने मरने से पहले देखी थी, और वो देखकर उसकी आंखें शिद्दत ज़दा रह गई थी। उसकी आंखें सफेद हो गई। दिल धड़कना बंद हो गया था।
जियान लाश के करीब झुका, गर्दन से रिश्ता हुआ खून चखा, फिर कुल्हाड़ी के एक और वार से उसके पेट को काटा था। पेट के साथ साथ छाती भी कट चुकी थी। जियान ने अपने दोनों हाथ उसके पेट के अंदर डाले, जल्दी जल्दी उसके सारे असा बाहर निकाले थे। सिया चौके के नीचे पहनी जैकेट से पैसों की गड्डियां बाहर निकाली, फिर एक एक करके तमाम गड्डियां जॉय के पेट में डाली। थोड़ी देर बाद वो जॉय की लाश के ऊपर झुका। उसका पेट मोटे सुई धागे के साथ सी रहा था। उसके हाथ एक बार भी न कपकपाए थे। सिया चमड़े के दस्ताने पहनने की वजह से उसके हाथ खून में रगने से बच गए थे। चेहरे पर फैली हुई शैतानी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। खून को बहते हुए देखकर आंखें पुरसकून हो गई थी। अजीबो गरीब तरीके से कत्ल करने में उसकी महारत काबिले दीद थी। सुबह का सूरज आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बिखेरे हुए था। एक लंबे अंधेरे के बाद सूरज एडनबरा में चमका था। ये नई सुबह किसी खुशहाली की आमद की खबर थी, या बड़ी मुसीबत आने से पहले की आगाही खुदा के सिवा कोई नहीं जानता था। वो किताबों पर जमी हुई मिट्टी साफ करने में मसरूफ था। दिमाग अब तक उलझा हुआ था। जॉय आज शाम को फिर लाइब्रेरी में आएगा। वो उसे क्या जवाब देगा? उसने रकम का इंतजाम अभी तक नहीं किया था, तो मतलब आज उसका लाइब्रेरी में आखिरी दिन था। उसने कितने प्यार के साथ यहाँ के एक एक चीज सजाई थी। यहाँ रखी एक एक किताब अपने अंदर कई राज दफन किए हुए थी। वो उन राजों का रखवाला था। वो उनको यूं दरबदर होते हुए कैसे देख सकता था? क्या हाल है क्यूटी? वो शख्स एकदम ही वहां नाजिल हुआ। हाथ में पकड़ी हुई किताब यसेन के हाथ से छूटती छूटती बची थी। प्लीज अजलान, इस वक्त चले जाओ। वो इस वक्त अजीब कश्मकश में मुब्तला था। मुझसे सॉरी करने के बजाय तुम एक बार फिर मुझे जाने का कह रहे हो? उसका चहकता हुआ चेहरा एकदम ही मुरझा गया था। यसेन ने हैरान होते हुए अजलान की जानिब देखा। उस दिन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था मैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने, और तुम इतने बेमरवत होकर घर आए। मेहमान को कुछ खिलाने पिलाने के बजाय दरवाजे से ही जाने का कह दिया, वो भी इतने सख्त मैसेज के साथ। वो मुंह फुलाए हुए शिकवा कर रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खुद मैसेज कर गया, वो खुद ही भूल गया था। उसकी ये भूलने की आदत कब जाएगी? मैं जानता हूँ तुम मुझे दोस्त नहीं मानते, मगर मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, और शिकवे दोस्तों से ही किए जाते हैं। बस इसलिए तुम्हें बता दिया। उसकी कोई बात भी यजीन को समझ न आई थी। अभी यजेन उसे कोई जवाब देता कि लाइब्रेरी में दाखिल होती हुई पुलिस को देखकर उसकी हवाइयां उड़ गई थीं। पुलिस, और वो भी उसकी लाइब्रेरी में। तो मतलब जोए ने उसके खिलाफ केस कर डाला। अब वो क्या करेगा? पुलिस उन दोनों की जानी बढ़ रही थी। उससे अपना दिमाग सुन होता हुआ महसूस हुआ। आगे उसके साथ क्या हुआ वो कुछ समझ नहीं पाया था। इंस्पेक्टर के हाथ में पकड़ी हुई हथकड़ी अब यजेन के हाथों में पहनाई जा रही थी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अजलान के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। देखें, आप बीच में मत आए। ये जैन एडम को मिस्टर जोय के कत्ल के शक में अरेस्ट किया जा रहा है। इंस्पेक्टर की मध्यम मध्यम आवाज उसके कानों में सुर फूंक गई थी। कौन सा कत्ल? कैसा कत्ल? क्या यजेन कभी कत्ल भी कर सकता था? अगर वो कोई कत्ल करने की हिम्मत रखता होता तो सबसे पहले अपना कत्ल करता। उसे घसीटते हुए लाइब्रेरी से बाहर ले जाया जा रहा था। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट। इंस्पेक्टर की आवाज उसके कानों में हल्की हल्की आ रही थी। यू हैव द राइट टू एन अटर्नी इफ यू कैन अफोर्ड एन अटर्नी। वन विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू। वो ना समझी में पुलिस के साथ चला गया। एकदम इर्द गिर्द आवाजें आने बंद हो गई थी। कत्ल, कत्ल, जॉय का कत्ल, यजेन, कत्ल, कत्ल। इंस्पेक्टर का मुंह से निकले अल्फाज उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसके रुकते कदम देखकर पीछे से किसी पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया था। वो फिर से चलने लगा। वो कहाँ जा रहा था? किसके साथ? वो उस सबको समझने से कासिर था। उसने मुड़कर देखा। लोगों की एक भीड़ वहां जमा थी। उसकी लाइब्रेरी में रोज आने वाले लोग सब उसकी जिल्लत का तमाशा देख चुके थे। क्या उसकी जिंदगी में कोई और जिल्लत, कोई और रुसवाई बाकी रह गई थी? हर बार की तरह बिना उसकी बात सुने उसे सजा सुना दी गई थी। वो मुंह में जबान रखते हुए भी गूंगा बन चुका था। अपनी सफाई में एक लफ्ज भी ना बोल पाना उसे अंदर तक निकल गया था। उसे खुद से नफरत की एक और वजह मिल चुकी थी। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ चुका था, हाथों में लगी हुई हथकड़ी। पुलिस की गाड़ी को शीशे को पीटता हुआ अजलान, दूर खड़े लोग, वो सब कुछ देख रहा था। आंखों से आंसू झलकने लगे। बेबस चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट सजाए, गर्दन झुकाए वो चुपचाप बैठ रहा था। जैन, तुम परेशान नहीं हो ना? मैं और जैना तुम्हें बचा लेंगे। अजलान चीख चीख कर उसे तसल्ली दे रहा था, मगर उसे सुनाई ना दिया। कुछ भी नहीं। पुलिस की गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। असलान ने फौरन ही अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाली। पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हुए वो भी पुलिस स्टेशन जा रहा था। वो अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकता था।
ज़ैना कल देर रात तक लायला के साथ प्रैक्टिस करती रही थी। रात को हमले का खतरा ज़्यादा था, इसलिए वो कैफे के बेसमेंट में ही सो गई थी। लायला एक तन्हा लड़की जिसे अपना दिफा करना भी सही से नहीं आता था, उसे यूं छोड़कर जाने पर आमदा नहीं थी। तो तय ये हुआ था कि वो दोनों ही बेसमेंट में सो जाएंगी। सुबह उठते साथ ही वो दोनों ऊपर कैफे में आई थी। लायला ने कैफे का शटर उठाया। उसके वर्कर्स भी वक्त पर कैफे आ चुके थे। उन दोनों ने मिलकर साफ सफाई की थी। यकायक लोग अंदर आने लगे। कुछ लोगों को उनके ऑर्डर देने के बाद काउंटर अपने वर्कर के हवाले करके वो जेना के साथ बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी थी। तुम कॉफी अच्छी बनाती हो, जेना ने पहला घूंट भरते ही तारीफ की थी। जानती हूँ, अपनी तारीफ सुनकर शुक्रिया अदा किया जाता है, शायद उसे मालूम नहीं था। वैसे एक बात है, मुझे तुमसे लाख इख्तिलाफ सही, मगर इन चंद दिन के अरसे में जितना तुमने मुझे इम्प्रेस किया है, आज तक कोई नहीं कर पाया। वो कहे बगैर न रह पाई थी। मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहना चाहूंगी। अगर से तुम जिस्मानी तौर पर इतनी ताकतवर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। आज सूरज वाकई मशरिक से निकला था। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ। मुझे जब अजला ने तुम्हारी कहानी बताई तो मैं उसे इनकार न कर पाई। मुझे तुम जैसे लोग पसंद है, जो विक्टिम गेम खेलने के बजाय सर्वाइवर बनकर अपना बदला लेते हैं। मैं हमेशा से ऐसे लोगों का साथ देती हूँ, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, वरना अपने हक से दस्तबरदार कमजोर लोग होते हैं। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी। जज्बाती बातें कहना उसे हमेशा से ही मुश्किल लगता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारी हिफाजत भी, तब तक जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम बहुत अच्छी हो लाइला, बस किस्मत बुरी है। माजी की कई यादें झलकी। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, ये कहानी तुम्हारी है। तुम इसकी मुसन्निफा हो। चाहो तो एक प्लॉट ट्विस्ट के साथ उसे बदल डालो, या फिर किस्मत को कसूरवार ठहराती रहो। उसकी बात सुनकर लायला खामोश हो गई थी। अभी जीना कुछ और बोलती कि उसका फोन बजने लगा। अजलान कॉलिंग का पैगाम फोन पर जगमगा रहा था। हाँ अजलान बोलो। और आगे से जो सब अजलान ने जैना को बताया, उसे सुनकर जैना का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ सुने कैफे से बाहर भागी थी। यजीन को उसकी जरूरत थी। एक वही थी जो यजीन को बचा सकती थी। सियाह सूट पहने वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। इस परेशानी भरे लम्हे में भी वो बेहद पुरसुकून नजर आ रही थी। बालों की बनी हुई पोनी टेल हवा में लहरा रही थी। सियाह हील्स की टक टक सुनते ही वेटिंग एरिया में बैठे अजलान ने अपना सर उठा दिया था। वो हाथ में कुछ फाइल्स लिए उसके सामने खड़ी थी। आई एम रियली सॉरी, केस के मुतालिक चीजें इकट्ठे करने में कुछ वक्त लग गया। अजलान ने उसे तकरीबन घंटा भर पहले कॉल की थी। नहीं, मुझे अंदाजा था कि इतना वक्त तो लगेगा ही। दोनों के चेहरे पर परेशानी ने घेरा किया था। दिमाग यज़ेन के मुतालिक सोच सोच कर थक चुका था। इर्द गिर्द बैठे सब लोगों की भी ऐसी ही हालत थी। कुछ लोग बैठे अपने वकील के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, और कुछ लोग अपने प्यारों के लिए दुआएं कर रहे थे। पुलिस गार्ड्स हर जानिब चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। ये लोग मुझे यज़ीन से मिलने नहीं दे रहे, न जाने वो किस हाल में होगा। ऐसा अकेले रहकर तो वो डर जाएगा। असलान ने फिक्रमंदी के आलम में जैना को बताया था। क्या मतलब मिलने नहीं दे रहे? चलो मेरे साथ। गुस्से के मारे उसके गाल सुर्ख पड़े थे, चेहरे पर सख्त तासुर सजाए वो वेटिंग एरिया से बाहर निकली थी। आज उसकी चाल में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा था। रोबदार चाल वो चल रही थी तो लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। उसने जाकर इंस्पेक्टर फिनले के मेज पर जोर से हाथ मारे। मजे से अखबार पढ़ते हुए इंस्पेक्टर फिनले एकदम ही चौंके थे। फिर वो इंस्पेक्टर के सामने रखी कुर्सी पर टांग जमाई बैठी थी, निगाहों में ऐसा सख्तपन कि देखने वाला एक लम्हे को डर जाए। असलान उसके पीछे ही खड़ा था। जी मैम, मुझे येजेन एडम से मिलना है। आप कौन? मैं जेना अलेस्टियर हूँ, येजेन एडम की वकील। उसने अपना वकालत का लाइसेंस इंस्पेक्टर के सामने पेश किया। चंद घंटे बाद उसकी पेशी है, आप वहाँ उससे मिल सकती हैं। मैंने आपसे इजाज़त नहीं मांगी। शायद जो मैंने कहा वो आपने गौर से नहीं सुना है। मैंने कहा है कि मुझे यजेन से मिलना है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। शायद आपने भी नहीं सुना जो मैंने कहा है। रौब जमाते हुए इंस्पेक्टर की आवाज़ ऑफिस में गूंजी थी। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1995 के सेक्शन नंबर 15 के तहत मुझे ये हक हासिल है कि मैं अपने मुवक्किल से बिना पुलिस की इजाज़त के मिल सकती हूँ। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आपको कानून भूल गया है क्या? आखिरी जुमला कहते हुए वह तल्खी से मुस्कुराई। इंस्पेक्टर फिनले ने अपने दांत भींचे थे। फिर दूर खड़े हवालदार को अपने पास बुलाया। वकील साहबा को उनके मुवक्किल यजेन एडम से मिलवा लाओ। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। तुम मेरा बाहर इंतजार करो। असलन इस्बात में सर हिलाते हुए बाहर की जानी बढ़ गया। छोटे से कमरे के बीचों बीच मेज रखी हुई थी। इर्द गिर्द कुर्सियां सजाई गई थी। वो एक कुर्सी पर बैठी केस के मुतालिक कागजात पर गौर फरमा रही थी। अभी तक केस उसके हाथ में ही था। येजेन के खिलाफ एक सबूत भी मौजूद नहीं था। पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर येजेन को गिरफ्तार कर लाई थी। उसने सुख का सांस लिया। अगले ही लम्हे दो पुलिस वाले येजेन को लेकर कमरे में दाखिल हुए थे। फिर उसे कमरे में छोड़कर वो दोनों बाहर चले गए।
कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया गया था। ज़ैना को देखते ही यज़ेन अपने होश व हवास में वापस आया। फिर वो जल्दी से ज़ैना की तरफ लपका। वो आ गई थी तो उसे तसल्ली थी। उसने काफी देर बाद खुलकर सांस लिया था। रोने की वजह से सुर्ख होती हुई आंखें हंसती। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। ज़ैना ने उसका हाथ मजबूती के साथ थाम लिया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसने अपना दूसरा हाथ नरमी के साथ उसके गाल पर रखा था। यज़ेन का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि कमरे में मौजूद हर शय उसके धड़कते दिल को महसूस करने लगी। मुझ पर भरोसा है ना? उसने पर उम्मीद होते हुए पूछा था। तुम पर है, खुद पर नहीं। वो खुद से ना उम्मीद होते हुए बोला था। तुम्हें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सारी जिंदगी रहूंगी। मैं जानती हूँ तुम कत्ल नहीं कर सकते, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। नामुमकिन है। उसने यज़ेन की हिम्मत बढ़ाई थी। फिर यज़ेन की भीगी पलकें साफ की थी। ज़ैना, ज़ैना, वहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह एकदम बच्चों की तरह फुट-फुट कर रोने लगा था। बस कुछ घंटों की बात है, हिम्मत करो यज़ेन, अब तुमने रोना नहीं है, ओके? उसने प्यार भरे लहजे में दरख्वास्त की थी। प्लीज़ मेरे लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उसने यज़ेन के आंसू साफ किए तो वो रोना बंद हो गया था। ज़ैना की बात वो कभी नहीं टालता था। एडनबरा के कानून के मुताबिक ऐसे मौके पर पहली पेशी जरूरी थी। वो फौरन यजीन की जमानत नहीं करवा सकती थी। गिरफ्तारी के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट में तुम बिल्कुल खामोश रहोगे, मैं सब संभालूंगी। तुम्हें बस हिम्मत दिखानी है और किसी के सामने रोना नहीं है, वरना वो तुम्हें कमजोर समझेंगे। मगर यजीन तो कमजोर नहीं है ना? उसने नरम और प्यार भरे हाथ उसके बालों में फेरे थे। आई बात समझ में? यज़ेन ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अस्पात में सर हिला दिया। वो हिम्मत दिखाएगा, अपने लिए नहीं, ज़ेना के लिए। कमरा अदालत सज चुकी थी। जज सिया गाउन पहने सामने ऊंचे स्टेज पर अपनी कुर्सी पर पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी कुर्सी से थोड़ा नीचे कोर्ट क्लर्क बैठा था, जो आज की तमाम कार्रवाई अपने पास महफूज करने वाला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, खामोश सन्नाटा उसका इस्तकबाल करने लगा। कमरे के दरमियान में एक डॉग था, लकड़ी का घिरा हुआ चबूतरा, जिसे आम जबान में कटहरा कहा जाता है। यजेन को वहां ले जाकर खड़ा किया गया था। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसके बाएं हाथ पर प्रोसिक्यूशन का बेच था, जहां सफेद वकालत का कोट पहने सरकारी वकील तैयार बैठा था। उसके दाएं तरफ वो खड़ी थी, जिसकी सुरमई आंखों उसे पुरसकून रहने का इशारा कर रही थी। कमरे के पिछले नशिस्त पर बैठा असलान यजेन के हक में दुआ गो था। दूसरी जानिब मिस्टर जोई के घर वाले मौजूद थे। कार्रवाई शुरू की जाए। जज की आवाज पूरे कमरे अदालत में गूंजी। यकायक वो सरकारी वकील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। योर ऑनर, 19 दिसंबर की सुबह को मिस्टर जॉय बर्न और यसेन एडम का अच्छा खासा झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह दुकान का किराया वक्त पर अदा न करना थी। यसेन एडम, जिन्होंने मिस्टर जॉय बर्न की दुकान एक अरसे से किराए पर ले रखी थी, उन्होंने मिस्टर जॉय बर्न को 2 माह का किराया अदा नहीं किया, जिसकी बिना पर मिस्टर जॉय बर्न भड़क उठे थे और उन दोनों का दुकान के बाहर झगड़ा हुआ। वो सांस लेने के लिए रुका। अगली सुबह यानी 20 दिसंबर को सोएंशन की सिंगल ट्रैक सड़क पर पुलिस को मिस्टर जॉय बर्न की लाश इंतहाई तफशीशनाक हालत में मिली है। मिस्टर जॉय बर्न की गर्दन पर कुल्हाड़ी के 7 वार किए गए हैं। फिर उनका पेट चीरकर उनके सारे अज़ा निकाल लिए गए हैं। यही नहीं, बल्कि उनके पेट में पैसे भरकर उनका पेट सुई धागे से सिलाई किया गया है। और मजे की बात, उनके पेट से मिलने वाले रकम एन उतनी ही थी जितना कि येसेन एडम का 2 माह का किराया था। योर ऑनर, मिस्टर जॉय बर्न की फैमिली का कहना है कि उनका आखिरी झगड़ा येसेन एडम के साथ हुआ था। मजीद ये कि मिस्टर जॉय बर्न अक्सर येसेन एडम के हवाले से काफी पुरइसरार बातें किया करते थे। उनका कहना था कि येसेन एडम उन्हें मशकूक लगता है। योर ऑनर, मिस्टर जॉय बर्न की फैमिली का पहला शक येसेन एडम पर ही है। लिहाजा उन्होंने पुलिस को बयान देते हुए भी येसेन एडम का नाम लिया। पुलिस जब तक मुकम्मल तफ्तीश नहीं कर लेती, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि येसेन एडम को जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जाए। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। जज साहब तफसील से उसकी बात सुन चुके थे। अब उनका रुख ज़ैना की तरफ था। सर खम में हिलाते हुए ज़ैना को बोलने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया योर ऑनर। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चलते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए। फिर एन जज के सामने आकर खड़ी हुई। योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर जस्टिन ने फरमाया कि 19 दिसंबर की सुबह को बर्न साहब और मेरे मुवक्किल का झगड़ा हुआ था। बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं है, मगर बजाते खुद उस झगड़े की चश्मदीद गवाह होने के मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि जॉय बर्न साहब ने न सिर्फ गैर इखलाकी तौर पर मेरे मुवक्किल पर दबाव डाला था, बल्कि गालिम गलौज भी की और साथ में उन पर बेवजह का हाथ भी उठाया था,
जबकि उनके इस हमले के जवाब में मेरे मौक्किल यजीन एडम खामोश खड़े रहे। उसने यजीन की तरफ इशारा करते हुए अपने बात मुकम्मल की थी। फिर वो वापस जज के सामने पलटी। योर ऑनर, सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करना कानून इसकी नफी करता है। अदालत सबूत और गवाहों पर यकीन रखती है, जबकि पुलिस और जॉय बर्न साहब की फैमिली के पास मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक मेरी अदालत से यही अपील है कि यजेन एडम यानी मेरे मुवक्किल को फौरी जमानत मंजूर की जाए। जज साहब से दरख्वास्त करते हुए वो यजेन एडम की जाने बढ़ी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई मिस्टर जस्टिन, वो झट से बोली थी। जज साहब ने ज़ैना को अपनी बात मुकम्मल करने का इशारा किया। योर ऑनर, मैं कुछ सबूत अदालत में पेश करना चाहूंगी। क्या आपकी इजाज़त है? आप आगे बढ़ सकती हैं। इजाज़त मिलते ही ज़ैना अपने डेस्क पर वापस आई थी। अपनी फाइल से 2-3 सफ़े निकालकर जज के स्टेज के जाने बढ़ाए थे। हर एक की नज़र ज़ैना पर थी। ये ज़ैन को समझ नहीं आई थी कि वो क्या सबूत पेश करने जा रही है, मगर उसे यकीन था कि ज़ैना जो कर रही है वो सही ही होगा। उसे बस ज़ैना की बात मानते हुए खामोश रहना है। ये मेरे मुवक्किल के दोस्त अज़लान खान के बैंक स्टेटमेंट हैं। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कल रात 8 बजे के करीब अज़लान खान ने जॉय बर्न साहब को अकाउंट में 2 माह की किराए की रकम ट्रांसफर करवा दी थी, जिस चीज़ की खबर मेरे मुवक्किल और जॉय साहब दोनों को थी। बहुत महारत के साथ आखिरी जुमले में झूठ की आमेजिश करते हुए बोली। यज़िन ने एकदम पलटकर अज़लान की जानिब देखा, जो उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया था। उसे क्या लगा था वो परेशान रहेगा और ज़ैना या अज़लान उसकी फिक्र नहीं होगी, वो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो हैरत के मारे कभी ज़ैना को तकता, कभी अज़लान को। ज़ैना ने दूसरा कागज़ जज साहब के जानिब बढ़ाया था। नीचे बैठे क्लर्क ने कागज़ पकड़कर जज की जानिब बढ़ाया। योर ऑनर, तकरीबन कल रात 9 बजे के करीब जॉय बर्न साहब को उस होटल के अंदर देखा गया था, जबकि मेरे मुवक्किल कल शाम 7 बजे ही अपने लाइब्रेरी बंद करके घर वापस जा चुके थे। जॉय बर्न साहब को उनका किराया मिल चुका था, तो मेरे मुवक्किल और जॉय बर्न साहब के बीच ऐसी कोई तलकलामी नहीं रहती जिसकी बिना पर मेरे मुवक्किल पर शक किया जाए। लिहाजा मैं अदालत से एक बार फिर अपील करूंगी कि मेरे मुवक्किल की फौरी जमानत मंजूर की जाए। उसने जज साहब से जमानत की दरख्वास्त की थी। मैं मजीद कुछ और भी कहना चाहूंगी योर ऑनर, इजाजत है? जज साहब ने इस्पात में सर हिलाया। ऐसी आधी अधड़ी लाशें जिनके ऑर्गन्स गायब होते हैं, उनके मिलने का सिलसिला एक अरसे से जारी है। ये ऐन मुमकिन है कि उनके पीछे भी वही गैंग शामिल है जो आज से कई साल पहले बच्चों को अगवा करके उनके ऑर्गन्स निकालने में मुलविस था। रेड वेलवेट एक ऐसा गैंग जो आज भी आज़ाद घूम रहा था। मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि वो अपनी नाअहली पर गौर करें और असल मुस्लिम को पकड़ने पर ध्यान दें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो सर्द मेहरी से कहती हुई अपनी जगह पर जा बैठी थी। चंद लम्हों के बाद जज साहब बोलना शुरू हुए थे। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने नॉट प्रूवन, जुर्म साबित नहीं हुआ, कहकर यजीन को फौरन रिहा करने का नोटिस जारी किया था। लेकिन जब तक जोई कत्ल केस नहीं हल हो जाता, यजीन एडनबरा से बाहर नहीं जा सकता। पुलिस की तफ्तीश के दौरान यजीन को किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन बुलाकर सवाल जवाब किया जा सकता था। मजीद ये कि जज साहब ने असल मुलजिम को जल्द अज जल्द पकड़कर अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया। वो अदालत से बाहर निकला, उसके हाथ अब आज़ाद थे। उसने ठंडी फिजा में खुलकर सांस लिया। ज़ैना उसके साथ साथ चल रही थी। वो उसे एक और मुश्किल से बचा चुकी थी। वो उसे हर बार हर मुश्किल से बचा लेती थी। वो उसकी गार्डियन एंजल जो थी। सामने आजलान गाड़ी से टेक लगाए खड़ा दिखाई दिया। यज़ेन को देखकर उसकी सांस में सांस आया था। लम्हे भर को वो दोनों रुक गए। अभी वो कुछ बोलता कि यज़ेन झट से उसकी जानिब लपका। बिना कुछ बोले उसने असलान को अपने गले से लगा लिया था। असलान सख्ते में खड़ा रहा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ समझ ही न पाया था। उसने ज़ैना की जानिब देखा, जो उन दोनों को देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। ज़ैना ने सर खम किया था। थैंक यू अजलान, वो रुहासी आवाज में बोला। असलान ने भी उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई थी। चलो, कम से कम उसने असलान को अपना दोस्त तो तस्लीम किया। रात होते ही एडनबरा में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी। चांद आसमान पर तमाम रोशनी समेटे चमक रहा था। असलान की गाड़ी यजीन के घर के सामने आकर रुकी। पिछली सीट पर बैठी ज़ैना उन दोनों को गुड बाय कहती हुई अपने घर की जाने बढ़ गई थी। वो आज काफी थक चुकी थी। जाते साथ ही उसने सोने का इरादा किया। घर में दाखिल होते ही उसका सामना जेम्स से हुआ था, मगर आज ज़ैना को देखकर वो फौरन ही कमरे की जाने बढ़ गया था। चलो, एक बला तो टली। वो तेज तेज कदम उठाते हुए अपने पोर्शन की जाने बढ़ी। पोर्शन का लॉक खोलकर उसने पहला कदम अंदर रखा। बाहर की सर्दी के आगे उसे अपना पोर्शन कतरा गर्म महसूस हुआ। अपना कोट सोफे पर गिराते हुए वो अपने कमरे की जानी बढ़ी थी। असलान यसीन को दरवाजे तक छोड़कर वापस जा चुका था। असलान ने आज रात उसके साथ रहने की पेशकश की थी, लेकिन यसीन ने मना कर दिया।
वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था। घर में दाखिल होते ही उसे अपने इर्द गिर्द छई खामोशी सुकून बख्शने लगी। लूना को अजलान दिन में ही घर छोड़ गया था। दरवाजा खुलते ही वो यसेन के ऊपर चढ़कर लाड करने लगी थी। यसेन ने उसे प्यार भरा बोसा दिया था, फिर उसे नीचे जमीन पर छोड़ दिया। अब वो पूरे घर में कूदती फिर रही थी। उसने अपना लॉन्ग कोट हाथ में थामा, फिर वो सीधा ऊपर अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में पहुंचकर यसेन सीधा अपने स्टडी टेबल के पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठा था। अपने कमरे में ही कदम रखते ही उसके चेहरे का रंग फक से उड़ गया था। सामने बालकनी की खिड़की का शीशा वस्त से टूटा हुआ था। एक छोटा सा गोल दायरा, जैसे किसी ने जोर से उस पर पत्थर मारा हो। उसका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था जब उसने अपने बेड पर एक 4 इंच का मोटे गोल पत्थर को पाया था। वो फौरन से बेड पर आकर बैठी। वो कल सुबह के बाद अब अपने कमरे में आई थी। रात को कैफे में ही रुक गई थी। हाँ, दिन में वो घर आई थी, मगर वार्डरोब रूम में कपड़े बदलकर सीधा वो पुलिस स्टेशन चली गई थी। न जाने ये पत्थर कौन और किस वक्त उधर मार गया था। पत्थर के साथ एक सियाह कागज लिपटा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी कागज पत्थर से ऊपर से उतारा। यसीन की स्टडी टेबल पर मुख्तलिफ किताबें एक तरतीब से सजी हुई थी। पास पड़ा लैंप बंद था, जिसको उसने जलाया तो कमरे में मध्यम मध्यम रोशनी फैल गई थी। उसने लैंप उठाया तो उसके नीचे एक सियाह कागज पड़ा हुआ था। वो जानता था कि इस सब के पीछे वही हो सकता है। सियाह कागज मिलने का मतलब यानी उसका शक दुरुस्त था। उसने कागज हाथ में थामा। जेना ने कागज खोला। उस पर सुर्ख अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था, डरावनी और दिल दहलाने वाली लिखाई, यूं कि सुर्ख अल्फाज किसी के खून से लिखे गए हो। कागज पर लिखा पैगाम कुछ यूं था: टू जेना अलेस्टियर, आई हैव शील्डेड यू फ्रॉम ऑल अदर ग्रेस्प, that only I may draw your final breath. Now, hide where you will, I will find you, for shadow dwells everywhere, and I am one of them. I have marked your breath, little fox. I am ever so near. ज़ियान यज़दैन, ज़ेना अलेस्टियर, मैंने तुम्हें सबकी गिरफ्त से बचाया ताकि तुम्हारी आखिरी सांस सिर्फ मैं ले सकूं। अब जाओ, छुप जाओ जहां जी चाहे, मगर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि जिल हर जगह बसता है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। तुम्हारी सांसों पर मेरा निशान है, लिटिल फॉक्स, और मैं बहुत नजदीक हूँ। ज़ियान यज़दान, वो अपनी जगह पर साकित बैठी रह गई। पलक झपकाना वो भूल गई थी। दिमाग सुन पड़ गया। वो अब सब समझ रही थी। वो सब जान गई थी। जो शख्स उसे बार बार बचाने आ रहा था, वो उसका मुहाफिज नहीं था, वो एक जिल था जो कब से उसके पीछे था। एक जंग का उसने आगाज किया था, अपने और डीमन के दरमियान। एक जंग का आगाज आज हुआ था, जियान और उसके दरमियान। वो कितनी जंगें लड़ेगी, किस किस से अपनी जान बचाएगी, लेकिन वो खुद को बचा लेगी। वो इस बका की जंग में तन्हा थी। वो तन्हा ही काफी थी, क्योंकि ज़ैना अलेस्टियर को रास्ते बनाने आते थे। वो खुद को खुद ही बचा लेगी। दूसरी जानिब यज़ीन कागज खोले बैठा, उसे बार बार पढ़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद कागज पर लिखा था, फॉर ऑल एटर्निटी आई शैल गार्ड यू ट्विन, ज़ियान यज़दान, योर अनडाइंग प्रोटेक्टर, द शैडो हु dwells beside you, एवर वॉचिंग, एवर नियर। अजल से अब तक मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा हमनफ्स। ज़ियान यज़दान, तुम्हारा लाफानी मुहाफिज, वो जिल जो तुम्हारे पहलू में बसेरा किए हुए है, हमेशा देखता हुआ, हमेशा करीब। वो उस पैगाम को पढ़कर हैरान नहीं हुआ था। वो पहले ही जान गया था कि जोए का कत्ल कौन कर सकता है। उसने अपनी दराज खोली। अंदर मौजूद लॉकर में चाबी घुमाई। लॉकर खुला तो सामने ऐसे कई सियाह कागज पड़े थे। उसने ये पैगाम भी उनके साथ रखकर लॉकर बंद कर दिया था। जियान कौन है वो नहीं जानता था। वो वाकई नहीं जानता था, मगर वो हर बार उसकी हिफाजत क्यों करता था। ऐसे कई सवाल उसे सालों से तंग कर रहे थे। जियान, उसका क्या लगता है ये राज हमेशा की तरह राज ही रह गया। राज का पोशीदा रहना भी एक नेमत है, जब तक राज राज रहे और इसरारियत फैली रहती है। अगले रोज सिया बादलों ने फिर से एडनबरा पर कब्जा कर डाला। हर सू छाई स्याही किसी तूफान का अंदेशा देती थी। माहौल में सनसनी फैल चुकी थी। ज़ेना अब तक एक एक कदम फूक फूक कर रख रही थी। ज़ियान हो या डीमन, वो किसी के आगे हार नहीं मानेगी। जो उसकी जिंदगी का मकसद है, वो उसे पूरा करके ही रहेगी। मौत का साया उसके सर पर मंडला रहा था और रोज मौत को कह देती थी, नहीं, आज नहीं। वो लड़ेगी हर चीज से, हर आफत से। वो रास्ते बनाएगी अपना बदला लेने के लिए। वो अपनी जान बचाएगी हर साय से, हर जिल से। उसका निशाना दिन ब दिन पक्का होता जा रहा था। गन पकड़ते हुए अब हाथ भी नहीं कांपता था। बॉक्सिंग में अलबत्ता अभी भी उसे मजीद कोशिश की जरूरत थी। आज वो लायला की एक एक बात पर
पहले से भी ज्यादा गौर से सुन रही थी और समझ रही थी। उसे जल्द अज जल्द सब करना था। वो लायला के सिखाए कुछ मखसूस स्टंट्स की प्रैक्टिस जोश व खरोश से कर रही थी। दिमाग में तेजी और जिस्म फुर्ती आ चुकी थी। दूसरी जानिब अंधेरे में डूबा वो शख्स अपने पहले हमले के लिए तैयारी कर रहा था। बस एक शिकार बाकी था। उसके बाद बारी थी ज़ैना अलेस्टियर की, वो जिस बिसात की मलका बनना चाह रही थी। भले वो बिसात डीमन ने बिछाई थी, मगर अब उस पर राज ज़ैन करने वाला था। इससे पहले कि प्यादे उसके खिलाफ हों, वो अपनी चाल चलकर बिसात को पलटना चाहता था। गुलामी के दिन खत्म हुए। अब बिसात का बादशाह वो बनेगा। और रानी, उसका क्या करना है? वो खूब जानता था। वो सब अपने हाथ में लेने वाला था। हर चीज उसके हाथ में होगी। जब शतरंज की रानी उसके पास होगी। कहानी का तीसरा किरदार यजेन एडम अब तक अपनी जात में बसे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में मगन था। उसकी ये पेचीदा सी जिंदगी कब सही होगी? कब वो एक आम इंसान जैसी पुरसुकून और खुशियों से भरी हुई जिंदगी गुजारेगा? ये कोई नहीं जानता था। हाँ, जिंदगी में कभी उजाला और कभी अंधेरा होता है, मगर उसे देखकर लगता था कि उजाले उससे नाराज हो गए हैं। कोई उम्मीद की किरण, कोई रोशनी उसे दिखाई नहीं देती थी। वो थक रहा था, हार रहा था, टूट रहा था, लेकिन उसकी जात के बिखरे हुए हिस्सों को समेटने वाला था ही कौन? दिल में जैना नाम का एक दिया जल रहा था, मोहब्बत का दिया। मगर दिए ज्यादा देर जलते नहीं हैं। वो अंधेरे रात के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। हवा का एक झोंका और सब खत्म। रात की तारीकी में गली वीरान पड़ी थी। वो दोनों ट्रैक सूट पहने एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। बीच में लगी नेट हवा से झूल रही थी। दोनों अपनी जिंदगी की परेशानियों को भुलाने के लिए पुराने दिनों में वापस जा चुके थे। उनका सबसे पसंदीदा खेल, जो वो अक्सर ही रात को खेलते थे। यसेन टॉस हार चुका था, यानी सर्विस की बारी जैनक की थी। उसने शटल को रैकेट की मदद से उछाला। दूसरी जानिब खड़ा यसेन बिना अपनी जगह से हिले शटल नेट की दूसरी जानिब फेंक चुका था। उन दोनों को खेलते इतना अरसा हो गया था कि यसेन पहले ही जानता था कि जैनक की सर्विस करवाने पर शटल किस जानिब आएगी। दोनों ही बेहद तेजी के साथ रैकेट खेलने में मसरूफ थे। चांदनी रात के नीचे उनका खेल काफी देर तक चलता रहा था। घंटों बाद थक हार कर वो दोनों यसीन के घर में दाखिल हुए। रैकेट और नेट दरवाजे के पास रखकर दोनों सोफे पर आकर बैठे। यसीन, एक कप कॉफी तो बना दो प्लीज। वो फूलते हुए सांस के साथ बोली थी। एक सिमरन एल्दिन, मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। यसीन के तरकुश जबान में जवाब देने पर सेना ने नासमझी के साथ उसकी जानिब देखा था। यसीन कॉफी का दीवाना था, इसीलिए झट से उठकर किचन की जानिब बढ़ा था। जेना हिम्मत करते हुए उठी और दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। यसीन कॉफी फेंटने में इतना मसरूफ था कि उसे जेना के उठने का अंदाजा ही न हुआ। उसने रैकेट और नेट दरवाजे के पास से हटाई, फिर दाखिली दरवाजे के सामने मौजूद सीढ़ियों के नीचे बने हुए छोटे से स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर गुप अंधेरा था। ये कमरा बस सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से तक महदूद था। जेना ने बेध्यानी में नेट और रैकेट अंदर फेंके, फिर दरवाजा बंद कर दिया। एकदम उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ अजीब। उसकी छठी हिस्स ने कुछ इशारा किया। गैर इरादी तौर पर उसने दरवाजा दोबारा खोला। दरवाजे के साथ लगे हुए बोर्ड का बटन दबाया। पीली रोशनी उस छोटी सी जगह में फैली। अंदर उड़ती धूल और मिट्टी के पास उसे छींके आने लगी। छींकों की आवाज सुनकर यसेन उसकी जानिब तेजी से बढ़ा था। क्या हुआ ज़ैना, इधर क्या देख रही हो? ज़ैना साकित खड़ी स्टोर रूम के फर्श पर बने हुए छोटे से चोर दरवाजे को घूर रही थी। यसेन, यसेन, ये दरवाजा। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हर घर में ही तहखाना होता है, लेकिन न जाने क्यों उसका दिमाग उसे अजीब अजीब अंदेशों से लाचार कर रहा था। यजेन, ये दरवाजा तहखाने का है? जेना ने ये एकदम सवाल किया था। यजेन ने थूक निकला, फिर अस्पात में सर हिलाया। इसे ताला लगा हुआ है। यजेन, इसकी चाबी किधर है? वो दरवाजे पर लगे हुए ताले को बगौर देख रही थी। इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। उसका दिल बैठे जा रहा था, सांसें नाहमवार हो गई। तो फिर किसके पास है? उसने यसीन के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखा था। ज- जयान, जयान के पास है। वो फूलती हुई सांसों के साथ बोला। और ये सुनते ही जैना को जोरदार धचका लगा। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और आपको कैसा लगा एपिसोड बताना जरूर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।